हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। जैसा आप थंबनेल में देख चुके हो, इस वाली वीडियो के अंदर हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर कवर करेंगे, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए इस चैप्टर की वेटेज कितनी है, यानी बोर्ड में कितने मार्क्स का आएगा। तो इस चैप्टर की वेटेज है 10 मार्क्स की। सारा का सारा बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करा जाएगा और बेसिकली ना ये थ्योरेटिकल भी है, इसमें थ्योरी के भी कंसेप्ट्स होंगे, अधिकतर थ्योरी के कंसेप्ट्स होंगे, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है थ्योरी याद करते हुए। ये कंफर्म्ड है गैप्स क्लासेस की ये वीडियो देखने के बाद आपको थ्योरी को रट्टा नहीं मारना होगा, क्योंकि हर टॉपिक को हम बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जिससे थ्योरी आपको याद हो जाए। और साथ साथ में मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सिर्फ समझने पे ध्यान देना। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, मगर पहले पूरी वीडियो देख लेना। और अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना, बहुत रीजनेबल अमाउंट है। नंबर हमारा फ्लैश होता है, आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स सारी मेंशन है, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान देना। गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर परचेज कर लेना। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। कौन सा है? क्लास 12th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्किंग चैप्टर, जो कंप्यूटर साइंस में 10 मार्क्स का आता है और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के अंदर भी इसकी वेटेज है 5 मार्क्स की। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम नेटवर्किंग से। नेटवर्किंग होता क्या है, एडवांटेजेस क्या है, फिर कुछ टर्म्स पढ़ेंगे और उसके आगे क्वेश्चन करेंगे, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में एज इट इज आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेटवर्किंग होता क्या वो समझते हैं। सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नेटवर्किंग, तो आप क्या कहोगे? चलो हम इसको रिलेट करते हैं फेसबुक के साथ। फेसबुक क्या है? हमारा एक वेबसाइट। काफी लोग बोलते हैं दैट इज अ वेबसाइट, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? फेसबुक को क्या बोला जाएगा? इट इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट। अब फेसबुक में बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं? काफी लोग होते हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, मतलब कि बहुत सारे लोगों को आपस में कनेक्ट कर दिया, दैट इज अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट साइट्स। सिमिलरली अगर हम नेटवर्किंग की बात करें, अगर हम बहुत सारे सिस्टम्स को, बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर दे तो वो क्या बन गया? हमारा नेटवर्किंग बन गया। अब ध्यान देना, डिवाइसेस को कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? सपोज 10 कंप्यूटर्स हैं, आपस में कनेक्ट करा, उसके साथ प्रिंटर है वो भी कनेक्ट कर दिया, फैक्स मशीन है वो भी कनेक्ट कर दिया, तो दे ऑल आर कॉल्ड एज डिवाइसेस। जब भी हम बहुत सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर देंगे तो दैट बिकम्स अ नेटवर्किंग। तो पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं, नेटवर्किंग की डेफिनेशन क्या है, देखते हैं क्या है। व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्किंग इट इज द कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड टर्मिनल डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर बाय अ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर्स हो गया और डिवाइसेस, टर्मिनल डिवाइसेस हो गए जो कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब जैसे वायर से, सैटेलाइट से कनेक्टेड है, राइट। अब बात आता है टर्मिनल सिस्टम क्या होता है। टर्मिनल सिस्टम, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सारे डिवाइसेस, डिवाइस में या टर्मिनल डिवाइस में क्या हो गया? दैट कम्स फैक्स मशीन, प्रिंटर्स, तो उनको क्या कहा जाता है? हमारे डिवाइसेस, स्कैनर्स, दे आर कॉल्ड एज टर्मिनल डिवाइसेस। तो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क, राइट। अब चलते हैं आगे, इसका फायदा क्या होता है। अब देखते हैं नेटवर्क, अगर हमने नेटवर्किंग करा तो उसका फायदा क्या होगा। इसका मतलब 3 चीजें, 3 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, नीड, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस और स्कोप ऑफ नेटवर्क्स। इनका फायदा क्या होगा? अब जैसे कि हमें पता है कि सपोज मेरे पास 10 कंप्यूटर्स हैं और मैं चाहता हूं कि 10 के 10 कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच करना है, तो क्या मैं 10 प्रिंटर खरीदूंगा? नहीं खरीदेंगे, सिर्फ एक लेंगे, उसको आपस में सबके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स जो है उसको हमने शेयर करा, तो फर्स्ट इज रिसोर्स शेयरिंग। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड। अब सपोज करो हमें किसी को मेल करना है, वो भी किसके थ्रू होगा? जब इंटरनेट कनेक्ट होगा। इसका मतलब फाइल भेजनी है तो किसके थ्रू होगा? हमारा नेटवर्क के थ्रू। जैसे शेयर इट के थ्रू हम ट्रांसफर करते हैं, तो वो भी क्या हमारा एक तरह से नेटवर्क है। तो सेकंड इज फाइल शेयरिंग। थर्ड आता है सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? अब सपोज करो आपके पास 3 सिस्टम है, तीनों सिस्टम के ऊपर आपको एंटीवायरस चाहिए और एक सिस्टम पे एंटीवायरस के लिए हमें 1000 रुपीज पे करने पड़ते हैं।
तो ऐसा कंपनी क्या करती है, 3 यूजर का एंटीवायरस ले लो, जिससे क्या होगा कि आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। सपोज अगर मैं एक एक सिस्टम के लिए अलग अलग लूंगा तो मेरे को 3000 देने पड़ेंगे। कंपनी कहती है 3 यूजर का लो, आप 2500 पे करो। इससे क्या हुआ, हमें फायदा हुआ, कॉस्ट हमारी कम हुई, दैट इज सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट हुआ। नेक्स्ट इज, अब जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं तो क्या करते हैं, आपस में चैटिंग वगैरह करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। तो फोर्थ क्या होगा, कम्युनिकेशन के लिए होगा। एंड द लास्ट वन इज फ्लेक्सिबल एक्सेस। फ्लेक्सिबल एक्सेस क्या हुआ, अब जैसे मेरे को मान लो अपना अकाउंट एक्सेस करना है जीमेल का या फेसबुक का, तो ये तो नहीं है ना कि मैं एक ही जगह पे बैठ के कर सकता हूँ, कहीं पे भी जा सकता हूँ। इंडिया में हूँ, इंडिया से बाहर हूँ, दिल्ली में हूँ, दिल्ली से बाहर हूँ, कहीं से भी कर सकता हूँ। तो इसका मतलब नेटवर्क से अगर हम कनेक्टेड है तो वो हमें फ्लेक्सिबल एक्सेस दे रहा है कि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये कुछ एडवांटेजेस, स्कोप, बेनिफिट्स हैं किसके, नेटवर्किंग के। पेपर में जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 से ऊपर नहीं आएगा। 2 नंबर का आएगा तो आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं, अगर 1 नंबर का आएगा 2 पॉइंट्स लिखने हैं। अपनी लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करना तो कर दो, नहीं अदरवाइज एक्सप्लेनेशन की भी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ये हो गया हमारा बेनिफिट्स। अभी हमने देखा कि नेटवर्किंग क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टोटल 4 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं, 4 टाइप्स के नेटवर्क हैं, पैन, लैन, मैन एंड वैन। तो समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज मेरे को अगर डेटा ट्रांसफर करना है शेयर इट के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, इंफ्रारेड के थ्रू, तो वो हमारा नेटवर्क कौन सा बन जाएगा, पैन बन जाएगा। तो पैन इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। किस लिए यूज किया जाता है, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसकी एक एरिया होता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, कुछ लिमिटेशन होती है। ये नहीं कि हम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक पे जाकर ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं, कुछ मीटर तक होगा, 10 मीटर 5 मीटर, दैट इज द डिफाइंड एरिया। ठीक है, दिस इज पैन। अब जैसे इसका एग्जांपल और लेते हैं, मोबाइल्स को कनेक्ट करना है, किसके थ्रू कनेक्ट करा, शेयर इट के थ्रू करा, इंफ्रारेड के थ्रू करा, तो कौन सा नेटवर्क बनेगा, पैन बन जाएगा। या फिर मान लो आप टीवी देखते हो, टीवी को ऑन करते हो, तो जो उससे क्या होता है, एक इंफ्रारेड रेस पास होती है जिससे वो कनेक्ट हो रहा होता है। टीवी और रिमोट आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, इसका मतलब वहां पे भी क्या हो रहा है, एक नेटवर्क स्टेब्लिश हो रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, पैन, क्योंकि उसका एरिया जो है कितने मीटर तक है, विद इन फ्यू मीटर्स तक होता है उसका एरिया। ये नहीं है कि आप यहाँ पर बैठे हो और सेकंड फ्लोर पे चले गए, कनेक्ट हो जाएगा टीवी, नहीं होगा कनेक्ट रिमोट से। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, राइट। तो दिस इज पैन। एक क्वेश्चन करते हैं, जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है, जनरली पूछा जाता है। क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन ये है, सपोज मिस्टर गैप्स इज ट्रांसफरिंग डेटा टू मिस्टर इंडिया यूजिंग ब्लूटूथ और इंफ्रारेड रेज। किस टाइप का नेटवर्क स्टेब्लिश होगा, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज स्टेब्लिश्ड? आंसर इज पैन। ब्लूटूथ, इंफ्रारेड जब भी आ गया तो आंसर क्या बन गया हमारा, पैन बन गया, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर बेस। सपोज मिस्टर एबीसी इज ट्रांसफरिंग डेटा टू XYZ यूजिंग पाम टॉक। पाम टॉक क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है कि पाम टॉक क्या होता है, ये आपने देखना है। तो किस टाइप का नेटवर्क हो गया, ये भी हो गया हमारा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि एक बंदा दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर रहा है शेयर इट के थ्रू, इंफ्रारेड के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, पाम टॉक के थ्रू, तो कौन सा नेटवर्क स्टेब्लिश हो जाएगा, पैन, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट आएगा हमारा लैन। लैन क्या होता है, लैन की फुल फॉर्म पहले देखते हैं। लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, इसका मतलब क्या हुआ, कनेक्ट करना है लोकली मतलब विद इन 2 और 3 किलोमीटर के अंदर। सपोज एक ऑफिस मेरा यहां पर है रोहिणी में, सेकंड ऑफिस मेरा 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर है, तो वहां पर मेरे को सिस्टम्स आपस में कनेक्ट करने हैं, उस ऑफिस के और इस ऑफिस के, रोहिणी के, और डिस्टेंस कितना 2-3 किलोमीटर के अंदर है। तो जब मैं कनेक्ट करूंगा तो एक नेटवर्क स्टेब्लिश होगा, उस नेटवर्क को बोला जाएगा लैन, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। तो देखते हैं डेफिनेशन। इट स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। It is used to connect two or more than 2 computers or devices within same city. ध्यान देना, within same city and within few kilometers. अच्छा, जब मैंने कहा ना within few kilometers, 2-3 किलोमीटर के अंदर, तो स्टूडेंट का जनरली क्वेश्चन पता क्या होता है कि मैं दिल्ली में बॉर्डर पे खड़ा हूं, ठीक है, बॉर्डर यहां पर है और बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, मान लो हरियाणा का, यूपी का, कोई भी बॉर्डर ले लो। अब वो कहता है भाई किस टाइप का नेटवर्क होगा, डिस्टेंस तो 2-3 किलोमीटर के अंदर ही है। आपने सिर्फ ये देखना है कि सेम सिटी है या नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर हो आप, मान लो फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर हो और 2-3 किलोमीटर के रेडियस में, तो दैट इज लैन। अगर दिल्ली और यूपी उनके आपस के बीच का बॉर्डर से देखोगे
सिटी चेंज होगी ना, तो वो हमारा कुछ और बन गया, लैन में कंसिडर नहीं होगा, राइट। अब नेक्स्ट आते हैं मैन। मैन का फुल फॉर्म इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब यहां पर ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। स्टूडेंट सोचते हैं मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ऐसा नहीं है। आपने ध्यान देना है, मैन जो होगा विद इन सिटी होगा, लैन भी विद इन सिटी होगा, मैन भी विद इन सिटी होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो लैन होता है विद इन सिटी एंड विद इन फ्यू किलोमीटर्स, 2-3 किलोमीटर्स के अंदर, और मैन होगा विद इन सिटी अबव फ्यू किलोमीटर्स, 2-3 किलोमीटर से ऊपर। जैसी भी हो गया तो हमारा क्या बन गया, मैन बन गया, राइट। तो ये नहीं सोचना कि डिफरेंट सिटी आ गया तो मैन हो गया, ऐसा नहीं है। सिटी सेम अगर है तो आपने ध्यान देना है कि डिस्टेंस जो है, रेडियस है, वो कितना है। अगर विद इन फ्यू किलोमीटर से 2-3 किलोमीटर के रेडियस में तो दैट इज लैन। अगर 2-3 किलोमीटर से ऊपर हो गया तो क्या बन गया हमारा, वो मैन हो गया। लेकिन दोनों सेम सिटी होनी चाहिए, राइट। तो देखते हैं डेफिनेशन। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 और मोर देन 2 कंप्यूटर्स और डिवाइसेस विद इन सेम सिटी अबव फ्यू किलोमीटर्स, 2-3 किलोमीटर से ऊपर, राइट। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो इस पॉइंट को हमें फोकस करना पड़ेगा, कि ध्यान देना पड़ेगा कि विद इन सिटी है या डिफरेंट सिटी है। अब आता है लास्ट वन। लास्ट कौन सा हमारा, वैन। वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें भी क्या करेंगे हम, 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। लेकिन रेडियस कहां पर होगा, जैसे ही डिफरेंट सिटी हुआ या फिर डिफरेंट कंट्री हो गया तो वो हमारा नेटवर्क बन गया वैन। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑफिस दिल्ली में, एक ऑफिस चेन्नई में, तो किस टाइप का नेटवर्क हो गया, डिफरेंट सिटीज हो गए, तो दैट इज वैन। एक ऑफिस इंडिया में, एक ऑफिस यूएसए में कनेक्ट करना है, किस टाइप का हो गया, वैन, डिफरेंट कंट्री हो गया। तो जैसे ही डिफरेंट सिटी होगा और डिफरेंट कंट्री होगा, आपने डिस्टेंस के ऊपर ध्यान नहीं देना। क्या देना है, डिफरेंट सिटी होगा, डिफरेंट कंट्री होगा, तो इसका मतलब वो क्या बन गया, हमारा वैन बन गया, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो अभी हमने पढ़े 4 टाइप्स के नेटवर्क, पैन, लैन, मैन एंड वैन। जनरली जो क्वेश्चन आता है पैन का वो कर लिया, और जो क्वेश्चन आएगा लैन, मैन, वैन, इनके अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं इन तीनों के अंदर। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। सबसे पहला डिफरेंस आता है किसके बेसिस पे, हमारा एरिया के बेसिस पे। लैन जो होगा उसका एरिया क्या होगा, विद इन बिल्डिंग होगा, विद इन सिटी एंड विद इन फ्यू किलोमीटर्स होगा, 2-3 किलोमीटर के अंदर होगा या फिर सेम बिल्डिंग होगा, तो वो क्या बन गया हमारा लैन। नेक्स्ट आता है मैन। मैन क्या होगा, विद इन सिटी, सेम सिटी के अंदर, अबाउट 2-3 किलोमीटर के अंदर। नेक्स्ट इज वैन। वैन क्या होगा हमारा, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन चैनल, मतलब किसके थ्रू हम कनेक्ट करेंगे। जो बेसिकली लैन होता है उसमें हम सिंपल वायर के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, सिंपल वायर होगी, वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आता है मैन। मैन में हम क्या यूज करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर भी क्या है, वायर है, अच्छी क्वालिटी की वायर है, तो वहां पे क्या यूज करेंगे हम, ऑप्टिकल फाइबर। थर्ड आ गया वैन। वैन में हम क्या यूज करेंगे, सैटेलाइट्स यूज करेंगे, अंडर सी केबल्स यूज करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे। अब जैसे मान लो आईएसडी कॉल्स करते हैं, जो आईएसडी कॉल्स करते हैं वो कैसे कनेक्ट होती है, बेसिकली क्या है, अंडर सी केबल में क्या होता है, सी के नीचे केबल्स बिछा रखी है, उसके थ्रू सारा कम्युनिकेशन होता है, तो वो किसके अंडर आ गया हमारा, वैन के अंडर। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड किसकी ज्यादा होगी, जो पास है या दूर है, ऑब्वियसली जो पास है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो लैन की क्या हो गई, फास्टेस्ट, मैन की क्या हो गई, मॉडरेट, या फिर लिख सकते हो मैन को कंपेयर करके, किस किस का कंपैरिजन करके, लैन एंड मैन का। मैन की स्पीड लेस है एज कंपेयर टू लैन, और मोर है एज कंपेयर टू वैन। लास्ट है हमारा पॉइंट एरर रेट। एरर किसमें ज्यादा होता है, जो पास है उसमें एरर के चांसेस कम होंगे, तो दैट इज लोएस्ट, और जो थोड़ा सा दूर है उसमें ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो दैट इज मॉडरेट। या फिर हम कह सकते हैं कि मैन के जो एरर के रेट्स हैं, एरर रेट है लैन के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन वैन के कंपैरिजन में कम है, और लास्ट क्या हो गया, वैन में क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया। एरर रेट का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, अब आईएसडी कॉल के ज्यादा चांसेस होते हैं डिस्कनेक्ट होने के, लेकिन जो आसपास होता है, पास का एरिया होता है, उसमें चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस ले लो। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे 4 मार्क्स का, जो पेपर में आता ही आता है, उसमें समझ में आएगा कि हमें किसमें क्या बताना है, लैन, मैन, वैन, इसी के बेसिस पे हमें बताना पड़ेगा। अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज नेटवर्क, एडवांटेजेस, बेनिफिट, स्कोप्स ऑफ नेटवर्क एंड
टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब हम पढ़ेंगे टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? सपोज मुझे आपको डेटा देना है तो मैं कैसे डेटा दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी। कहने का मतलब ये हुआ कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा को कैसे ट्रांसफर या ट्रांसमिट करना है, उस प्रोसीजर को, उस वे को बोला जाता है टोपोलॉजी। तो व्हाट इज टोपोलॉजी? इट रेफर्स टू हाउ द डेटा गेट्स ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, राइट? दिस इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी। अब चलते हैं, नेक्स्ट आया हमारा टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी हमारे 4 टाइप्स के होते हैं जो हमें बेसिकली पढ़ना है, लेकिन स्कूल में अधिकतर 3 कराए जाते हैं। 4 टाइप के टोपोलॉजी है। फर्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी, सेकंड इज बस टोपोलॉजी, थर्ड इज रिंग टोपोलॉजी एंड द लास्ट वन इज मैश टोपोलॉजी। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी कैसे होती है? ये क्या करना, मैंने बीच में एक सर्कल बनाया और उसके बाद सारी साइड्स पे लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये क्या लग रहा है? स्टार लग रहा है। जनरली स्टूडेंट कहते हैं सर स्टार नहीं है, सन है। तो भाई सन भी तो एक स्टार है, तो स्टार लग रहा है ये। अब इसमें क्या करा मैंने, सबके एंड पे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए। 5 लाइंस ड्रॉ करी थी तो 5 कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए, और बीच में क्या करा, एक होस्ट और सर्वर डाल दिया, और पहले कंप्यूटर का नाम दे दिया ABCD, इनकी नेमिंग कर दी। अब ध्यान देना, इसमें क्या होगा, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली जितने भी डिवाइसेस होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं, मैंने कंप्यूटर्स लिया, डिवाइसेस भी हो सकते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं सारे डिवाइसेस आपस में इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन किसकी हेल्प से? होस्ट या फिर सर्वर की हेल्प से। ठीक है, राइट? तो जो मैंने डिवाइसेस है इसको मैं नोड्स कह रहा हूं। नोड जो होता है बेसिकली जनरल टर्म यूज होती है। नोड इज एनीथिंग लाइक कंप्यूटर्स, फैक्स मशीन, प्रिंटर्स, एनीथिंग दैट इज कॉल्ड एज नोड। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। सपोज ए ने डेटा ट्रांसफर करना है सी को, तो ए किसको देगा? होस्ट को देगा। होस्ट किसको देगा? सी को देगा, राइट? कहने का मतलब ये जो भी कम्युनिकेशन होना है किसके थ्रू होगा? होस्ट या फिर सर्वर के भी थ्रू होगा। सर्वर और होस्ट क्या होता है? बेसिकली मशीन ही होती है। डेफिनेट है, ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड विद होस्ट और सर्वर लोकेटेड एट द सेंटर। होस्ट और सर्वर के थ्रू काम होगा। कहां पर है होस्ट और सर्वर? सेंटर पे। All the communication are done with the help of host और server. Host और server की हेल्प से सारा कम्युनिकेशन होगा। Suppose A wants to send data to C. A ने C को डेटा भेजना, तो क्या होगा? A क्या करेगा? Firstly, A will send data to host और server, then host और server will send data to C. Right? यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान देना, इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि अगर होस्ट खराब हो गया, सर्वर खराब हो गया, तो पूरा नेटवर्क डाउन हो गया। 2 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस आपने याद करने हैं। कहां से? गैप्स की बुक के अंदर से। सॉल्यूशन बुक है ना, उसमें नेटवर्किंग का चैप्टर है उसमें से, और जिसके पास नहीं है यहीं पे लिंक डाल दूंगा, वहीं से लिंक से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अब आता नेक्स्ट इज बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी कैसे होगी? बस क्या होती है? स्ट्रेट होती है, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, राइट? अब इसमें क्या करा, ऊपर एक लाइन डाल दी, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, राइट? इसमें क्या करा मैंने, 5 कंप्यूटर्स ले लिए। जैसे मैंने कहा नोड्स हो सकता है, नोड्स मतलब कंप्यूटर, फैक्स मशीन, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने जनरली कंप्यूटर्स ले लिए, 5 कंप्यूटर्स हो गए। और बीच में क्या है, हमारी एक वायर है जो बीच में लाइन ड्रॉ करी है, दिस इज कॉल्ड एज वायर, जिसको बैकबोन भी बुलाया था। बैकबोन इज बेसिकली अ वायर। जो भी कम्युनिकेशन होगा किसके थ्रू होगा? वायर के थ्रू होगा। और जो लास्ट पे है, एंड पे क्या होता है, हमारा डिवाइसेस यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनेटर्स। टर्मिनेटर्स एक्सपेंसिव डिवाइस होते हैं, तो इसलिए डिसएडवांटेज आ गया है किसका? बस टोपोलॉजी का। इसके अंदर हमें टर्मिनेटर्स यूज करने पड़ेंगे, दैट इज अ एक्सपेंसिव डिवाइस। तो समझते हैं इसमें क्या होगा। जैसे दिया हुआ डायग्राम के अंदर, अगर ए ने डेटा भेजना सी को, तो ए क्या करेगा? वायर पे छोड़ देगा। पहले जाएगा बी के पास, बी कहेगा ये मेरा डेटा नहीं है, छोड़ देगा वायर पे। फिर देखेगा सी का है तो वो उसको रख लेगा। अब सपोज करो इसके अंदर मान लो मैंने ई को हटा दिया और ए ने डेटा भेजा ई के लिए। बी के पास जाएगा, बी कहेगा मेरा नहीं है, छोड़ दो। सी के पास जाएगा, वो कहेगा मेरा नहीं है, छोड़ दो। डी के पास जाएगा, वो कहेगा मेरा नहीं है, इसको भी छोड़ दो। अब ई तो चला गया, ई को हमने हटा दिया, तो क्या होगा? वायर पे घूमता रहेगा डेटा, अननेसेसरी का स्पेस लेता रहेगा। तो टर्मिनेटर्स क्या करेगा? अगर किसी ने भी डेटा को नहीं लिया तो इसका मतलब टर्मिनेटर उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा, जिससे कि उसको पता चल गया कि भाई इसमें जिस बंदे को आपने डेटा भेजा था वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना है, इसका कोई यूज नहीं है, तो उसको एब्जॉर्ब कर जाएगा, खा जाएगा। तो दैट इज द रोल ऑफ टर्मिनेटर्स। सिमिलरली इसके अंदर भी आपने 2 एडवांटेजेस करने हैं, 2 डिसएडवांटेजेस करने हैं, राइट? अच्छा, इसके अंदर एक डिसएडवांटेज एक और है। सपोज ए ने डेटा भेजना सी को,
ए ने भेजना मान लो डी को भेजना है और सी ने भेजना बी को, तो डेटा यहां से आ रहा है यहां से जा रहा है, तो बीच में आएगा, बीच में टक्कर हो सकती है, टक्कर होगा तो कोलाइड होगा, उससे क्या होगा, डेटा करप्ट हो सकता है, तो उसमें डेटा के करप्ट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज बर्स्ट टोपोलॉजी। सिमिलरली इसमें भी दो एडवांटेजेस और दो डिसएडवांटेजेस करने हैं आपने, वर्कबुक सॉल्यूशन बुक में जो दिया होगा वहीं से याद करने हैं। अब आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ टोपोलॉजी। थर्ड टोपोलॉजी कौन सा होगा हमारा, रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग क्या होती है, गोल होती है, तो इसलिए डायग्राम कैसा बना दिया, गोल बना दिया, राइट। अब जैसे रिंग के ऊपर डायमंड्स लगे होते हैं, तो हम यहाँ पे डायमंड्स तो नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, बीच बीच में कंप्यूटर्स लगा दिए, ये दे दिया ए बी सी डी दे दिया, इसको कंप्यूटर से अटैच कर दिया। अब ध्यान देना, इसमें क्या होता है, सपोज ए ने डेटा भेजना है सी को, ए देगा बी को, बी देगा सी को, मतलब कि जब भी डेटा जाएगा तो या तो क्लॉकवाइज जाएगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन चूज कर ली तो हमेशा क्लॉकवाइज चलेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर ली तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने क्लॉकवाइज करी फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उसको चेंज कर दें, नहीं, अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही चलेगा। यहां तक क्लियर? तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन। अब जैसे डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम में क्या है, ए है, ए के लेफ्ट साइड पे डी हो गया और राइट साइड पे बी हो गया। अब बी है, बी के लेफ्ट साइड पे ए होगा, राइट साइड पे सी होगा, तो हर एक नोड के कितने नेबर्स हैं, दो नेबर्स हैं। सेकंड पॉइंट इज, इन दिस डेटा इज ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड ईदर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसके अंदर डिसएडवांटेजेस क्या है, सपोज बीच में एक सिस्टम खराब हो गया, हमने डेटा भेजना है, ए ने भेजना है सी को, लेकिन बी खराब हो गया, तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई डेटा कहां से आ रहा है, डेटा तो जा ही नहीं पा रहा, रुक गया वहीं पे। तो इसमें डिसएडवांटेज ये कि डिफिकल्ट होता है कि एरर को फाइंड करना, पूरा नेटवर्क चेक करना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा कि आपको हर एक टोपोलॉजी के दो एडवांटेजेस दो डिसएडवांटेजेस याद करने हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया लिंक, वहां से डाउनलोड कर लेना, और जिसके पास सॉल्यूशन बुक है गैप्स की, वो उसमें से याद करेगा। ये हो गया हमारे थर्ड टाइप ऑफ टोपोलॉजी। कौन सा हो गया, थर्ड इज रिंग टोपोलॉजी। लास्ट आता है हमारा मैश टोपोलॉजी। मैश का मतलब क्या होता है, मिक्स कर देना। तो देखते हैं कैसे हुआ। ये ले लिया ए बी सी डी ई, 5 कंप्यूटर्स ले लिए, ए कनेक्ट है बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ। सिमिलरली बी कनेक्ट है ए के साथ, सी के साथ, डी के साथ, ई के साथ, और सी कनेक्ट है ए के साथ, बी के साथ, डी के साथ, ई के साथ। कहने का मतलब ये है कि हर एक आपस में कनेक्टेड है। अब जैसे दिखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैश टोपोलॉजी। इन मैश टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट टू मैनेज, लेकिन इसमें एडवांटेज भी है। सपोज ए ने डेटा भेजना मान लो ई को, एक तो उसके पास ऑप्शन है वो डायरेक्ट लिंक हुआ हुआ उसके थ्रू भेजेगा। अगर वहां पर ट्रैफिक है तो ए भेज देगा किसको, सी को, सी भेज देगा ई को, तो मतलब ऐसे भी जा सकता है। और अगर एक वायर खराब हो गई, ए ने ई को भेजना है और बीच की वायर ब्रेक डाउन होगी, तो क्या करेगा, ए भेज देगा सी को, सी भेज देगा ई को। तो मतलब आपस में सारे कनेक्टेड है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, वायर ज्यादा यूज करने पड़ेगी, डिफिकल्ट टू मैनेज होगा। लेकिन एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो ये हमने पढ़े कितने टाइप्स के टोपोलॉजी, 4 टाइप्स के टोपोलॉजी। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, उन क्वेश्चंस के अंदर इन सब चीजों का यूज होगा। अब एक पॉइंट और पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक आता है 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है कि हमें सर्वर लगाने होते हैं। सर्वर क्या होता है, जो हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक ओपन करते हो, वो फेसबुक कहां पर है, फेसबुक जो है वो अपने सर्वर पर पड़ी हुई है। जैसे आपने लिखा www.facebook.com, तो वो सर्वर कहां पे है, यूएसए में। वो रिक्वेस्ट आपकी जाएगी यूएसए में, वहां से रिक्वेस्ट आपकी देखेगा सर्वर और उसको प्रोसेस करके देगा। सपोज आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला, गलत डाल दिया, तो ये तो नहीं है कि उसको प्रोसेस करके आपका पेज ओपन कर देगा, कहेगा इनकरेक्ट। तो पहले सर्वर चेक करता है कि रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है या नहीं करना, और अगर जेन्युइन है क्लाइंट तो उसको फुलफिल कर देगा। तो इसके लिए एक रूल बना हुआ है 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या कहता है कि सर्वर हमेशा वहां पर लगेगा जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो व्हाट इज 80-20 रूल्स, एज पर 80-20 रूल्स सर्वर शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द बिल्डिंग। ध्यान देना, इनसाइड द बिल्डिंग दैट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। इस वाले रूल को हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और करते हैं। जनरली क्वेश्चन आता है हब और स्विच कहां लगेगा। हब और स्विच लगता है बिल्डिंग के अंदर। ध्यान से सुनना, हब और स्विच लगेगा बिल्डिंग के अंदर,
उस बिल्डिंग के अंदर जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, वहां पर क्या लगेगा, हब एंड स्विच। इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, जब क्वेश्चन आएगा तब देखते हैं। अब नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिपीटर। रिपीटर कहां लगेगा? रिपीटर लगेगा 2 बिल्डिंग्स के बीच में, जो बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड है, लेकिन उनका डिस्टेंस 90 मीटर या 90 मीटर से ऊपर होना चाहिए। ध्यान से सुनना, रिपीटर कहां लग रहा है? बिल्डिंग के बाहर, उन बिल्डिंग्स के बीच के अंदर जो आपस में कनेक्टेड है, और उनका डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर या फिर 90 मीटर से ज्यादा है। ठीक है, इसको भी हम इंप्लीमेंट करेंगे कहां पर, क्वेश्चन के अंदर। रिपीटर बताता हूं, रिपीटर क्या होता है। सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे आपस में 2 लोग बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर कोई भी अपना डिस्टेंस बढ़ाता जाएगा, धीरे धीरे गैप बढ़ता जाएगा, तो जो भी आप बोलोगे वो कम होती जाएगी, सुनने वाले के पास आवाज कम होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, जो भी आप बोल रहे हो वॉइस डिग्रेड होगी। तो रिपीटर का काम यही होता है कि जो भी सिग्नल आ रहे हैं उसको दोबारा से रीजनरेट करना, जिससे कि जिस बंदे ने भेजा, जिसके लिए भेजा, वहां तक प्रॉपर पहुंच सके। दैट इज द टास्क ऑफ रिपीटर, राइट। इसके बारे में डिटेल्स हम आगे देखेंगे, पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, ये लिखा हुआ टेको एमएस। सबसे पहले देखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये मैंने खुद बना रखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं इस चीज का फुल फॉर्म का। टी का मतलब है टेलीफोन केबल, फिर आया ई इज ईथरनेट केबल, सी इज कोएक्सियल केबल, उसके बाद ओ इज ऑप्टिकल फाइबर, टेक हो गया, एम इज माइक्रोवेव्स एंड एस इज सैटेलाइट। अब ध्यान देना, जब इंटरनेट कनेक्ट हुआ था, स्टार्टिंग में जब इंटरनेट से कनेक्ट करते थे तो सबसे पहले टेलीफोन केबल यूज किया जाता था। उसके बाद टेक्नोलॉजी बढ़ी, फिर आया ईथरनेट केबल, वैसे उसके बाद कौन सा आया, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ऐसे ऐसे ये नई नई टेक्नोलॉजी आती गई। तो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती गई, स्पीड क्या हुआ, इंक्रीज होती गई। अगर स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब अगर मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, टेलीफोन केबल से नीचे आता हूँ, कौन सा लिया, ईथरनेट, फिर कोएक्सियल, फिर ऑप्टिकल फाइबर, तो स्पीड मेरी बढ़ती गई और कॉस्ट भी इंक्रीज होती गई। अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा तो स्पीड कम होगी एंड कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा हमारा आगे, जो हम सॉल्व करेंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में एक पार्ट ऐसा होगा। इसमें ध्यान देना, जो स्टार्टिंग के 4 हैं, टेलीफोन केबल, ईथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर, ये चारों जो हैं ये है हमारे वायर्ड, वायर इसके साथ यूज होती है। और जो लास्ट के 2 हैं इसमें वायर यूज नहीं होती, दे आर वायरलेस होते हैं ये, राइट। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर का जिसमें इसको भी यूज करेंगे। चलते हैं आगे। अब ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। बिल्डिंग्स, इसके अंदर बिल्डिंग्स गिवन है, साथ साथ में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स गिवन है कि हर बिल्डिंग में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, और कुछ डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, तो पहले ये लिख लो क्वेश्चन। अब करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, हमें केबल लेआउट सजेस्ट करना है। इसमें हमें केबल लेआउट बनाना है। केबल लेआउट बनाने का मतलब है, एक जो हमें बिल्डिंग्स गिवन है उन्हीं बिल्डिंग्स को हमें कनेक्ट करना है। और जब हम केबल लेआउट करेंगे तो उसमें 2 डायग्राम बनेंगे। कुछ केसेस में सिर्फ 1 डायग्राम बनता है, लेकिन कुछ केसेस में 2 डायग्राम बनते हैं। देखते हैं कैसे। अच्छा ध्यान देना, जब भी हम लेआउट बनाएंगे तो उसमें हमारे कोई टोपोलॉजी बनकर आएगी। तो स्टार्ट करते हैं कैसे। केबल लेआउट बनाना है, इन सब बिल्डिंग्स को कनेक्ट करना है। अब ध्यान देना, कितने बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग मतलब कंपाउंड है, कंपाउंड इज बिल्डिंग। कितनी बिल्डिंग्स है, इसके अंदर 4 बिल्डिंग है। तो जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो 3 कनेक्शन होंगे। कहने का मतलब ये कि अगर 5 बिल्डिंग है तो 4 कनेक्शन होंगे, 6 बिल्डिंग है तो 5 कनेक्शन, जितने भी बिल्डिंग है उससे एक कम कनेक्शन होगा। तो समझते हैं, इसके 2 डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट केबल लेआउट, पहले तो मैंने ये एज इट इज बिल्डिंग्स बना दी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस के बेसिस पे बनाएंगे। 2 केबल लेआउट बनाना है, एक बनेगा डिस्टेंस के बेसिस पे और एक बनेगा नंबर ऑफ कंप्यूटर के बेसिस पे। तो जब भी डिस्टेंस के बेसिस बनाएंगे, हम देखेंगे सबसे कम डिस्टेंस किसके बीच के अंदर है, तो पहले उसको कनेक्ट कर देंगे। फिर वो कनेक्ट हो गया, उस पार्ट को इग्नोर करेंगे। फिर जो जितना बच गया उसमें देखेंगे सबसे कम डिस्टेंस किसके बीच में, फिर उसको कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर 4 बिल्डिंग है तो 3 कनेक्शन करने हैं, 5 है तो 4 कनेक्शन करने हैं। अब इस क्वेश्चन में कितने हैं हमारे, 4 बिल्डिंग, तो कितने कनेक्शन होंगे, 3 कनेक्शन। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस सबसे कम किसका है। सबसे कम डिस्टेंस है रिसोर्स का, रिसोर्स और ट्रेनिंग के बीच में। तो हमने क्या करा, रिसोर्स एंड ट्रेनिंग को कनेक्ट कर दिया।
अब ये कनेक्ट हो गया, इस पार्ट को छोड़ देते हैं। अब देखते हैं सबसे कम अब डिस्टेंस किसके बीच में है। अब सबसे कम है मेन से फाइनेंस के बीच में, तो हमने किसको कनेक्ट कर दिया, मेन और फाइनेंस को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब देखेंगे फिर दोबारा सबसे कम डिस्टेंस किसके बीच में, जो जो रह गए उनमें से हम चूज करेंगे। किसके बीच में है, ट्रेनिंग से फाइनेंस के बीच में, तो अब किसको कनेक्ट कर देंगे हम, ट्रेनिंग से फाइनेंस को कनेक्ट कर दिया। कितने कनेक्शन हो गए हमारे, 3 कनेक्शन हो गए, बिल्डिंग से 4, तो बस यहीं पर रुक गया, दिस इज केबल लेआउट 1। ऐसे ही हमारा दूसरा एक डायग्राम बनेगा। अब ध्यान देना, जो हमने ये केबल लेआउट बना है ये किस टाइप का टोपोलॉजी है, हमारा बस टोपोलॉजी। दिखने में स्ट्रेट नहीं आएगा, दिखने में स्ट्रेट नहीं आएगा, बस इस तरीके से बना हुआ है जैसे ये बस के टाइप का हो गया, राइट। तो ये हो गया हमारा केबल लेआउट 1। अब एक और बनाएंगे केबल लेआउट 2। अब जो सेकंड केबल लेआउट बनेगा उसमें हम देखेंगे किस बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, उस बिल्डिंग को हम सबके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो देखते हैं किसमें सबसे ज्यादा है। अब देखते हैं सबसे ज्यादा किसके अंदर है, ट्रेनिंग के अंदर, तो ट्रेनिंग को सबके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा बन गया केबल लेआउट 2। अब ये किस टाइप का टोपोलॉजी बना, दिस इज स्टार। स्टार में होता था ना, सेंटर में सर्वर होता था, सबसे कनेक्ट करते थे। तो यहां पर भी क्या है, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको हमने सबके साथ कनेक्ट कर दिया, राइट। ये हो गया हमारा केबल लेआउट 2। अब सेकंड पार्ट है, इसमें हमें ये बताना है कि किस कंपाउंड या किस बिल्डिंग के अंदर हमें सर्वर को इंस्टॉल करना है और रीजन देना है। सर्वर को इंस्टॉल कहां पे करते हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले, एक 80-20 रूल होता है। एज पर 80-20 रूल सर्वर वहीं पर लगना चाहिए जिस बिल्डिंग के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं। तो देखते हैं सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर किस बिल्डिंग में है, ट्रेनिंग के अंदर। तो ट्रेनिंग के अंदर हम क्या लगा देंगे, सर्वर लगा देंगे, ठीक है। दिस इज सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें ये बताना है कि रिपीटर, हब एंड स्विच कहां पर लगेगा। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, रिपीटर कहां लगता है, 2 कनेक्टेड बिल्डिंग्स के बीच में, बिल्डिंग्स के बाहर और जिनका डिस्टेंस 90 मीटर या 90 मीटर से ज्यादा है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों केबल लेआउट्स बना लिए। ये दोनों वही केबल लेआउट्स है जो पहले बनाए, पहले वाले पार्ट में बनाए थे। अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस 90 मीटर या 90 मीटर से बीच ज्यादा कहां पर है। तो 90 मीटर और 90 मीटर से ज्यादा का डिस्टेंस कहां पर है, सिर्फ एक ही जगह पर आ रहा है। उसके बीच में हम क्या लगा देंगे, रिपीटर। और कौन सा आ रहा है वो, ट्रेनिंग टू फाइनेंस। तो ट्रेनिंग टू फाइनेंस के बीच में हमने क्या लगा दिया, रिपीटर लगा दिया। दोनों केबल लेआउट्स के अंदर वहीं पर ही रिपीटर लगेगा, राइट। अब इसी का बी पार्ट में लिखा हुआ ये बताना है कि हमें हब और स्विच कहां पे लगाना है। जैसे मैंने पहले बताया था क्वेश्चन करने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, हब और स्विच कहां लगता है, बिल्डिंग के बीच में, उन बिल्डिंग्स के बीच में जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स है, 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर है। तो जैसे कि हर बिल्डिंग्स के अंदर 2 से ज्यादा कंप्यूटर है, तो क्या करेंगे, हर बिल्डिंग के बीच में हम क्या लगा देंगे, हब एंड स्विच लगा देंगे। तो केबल लेआउट 1 में भी हब स्विच लगाएंगे, केबल लेआउट 2 में भी लगाएंगे। तो कैसे लगाया, ये देखो ऐसे लिख देंगे हम, हब स्लैश स्विच, हर बिल्डिंग्स के अंदर, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें बताना है वायर्ड हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहिए। इन ऑप्शंस में से यहां पर हमें गिवन है 3 ऑप्शन। इन 3 ऑप्शन में से हमें चूज करना है कोई एक ऐसी वायर्ड कम्युनिकेशन जिससे हमें मैक्सिमम स्पीड मिले, हाई स्पीड मिले। तो कौन सा हम चूज करेंगे, जैसे पहले बताया था मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट में, टेको एमएस। जो टेको वाला पार्ट था वो क्या था, हमारा वायर्ड था। तो टेको के हिसाब से क्या था, पहले टेलीफोन केबल, ईथरनेट केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर। तो इसमें सबसे हाई स्पीड किसकी है, जो गिवन है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्टिकल फाइबर। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 5 बिल्डिंग्स गिवन है, गैप्स 1, गैप्स 2, गैप्स 3, गैप्स 4 एंड गैप्स 5। और जो गैप्स 1, ये जो बिल्डिंग है गैप्स 1, 2, 3, 4 कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। और जो गैप्स 5 है वो कहां पर है, मुंबई में है, ठीक है, राइट। अब इसमें हमें क्या बताना है, पार्ट वाइज चलते हैं। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन कहता है कि हमें कनेक्ट करना है गैप्स 1 को गैप्स 2 के साथ। तो किस टाइप का नेटवर्क फॉर्म होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी टाइप ऑफ नेटवर्क आएगा तो उसमें कितने टाइप के होंगे, पैन, लैन, मैन एंड वैन। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमें बताना है लैन है, मैन है या फिर वैन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें ध्यान देना है लैन और मैन में डिस्टेंस चेक करना है। अगर दोनों सेम सिटी है, तो हम देखेंगे विद इन फ्यू किलोमीटर्स होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा लैन हो जाएगा। और अबव फ्यू किलोमीटर्स है तो कौन सा हो जाएगा, मैन, लेकिन विद इन सिटी होना चाहिए। और डिफरेंट सिटी आती क्या हो गया, वैन हो गया। तो क्वेश्चन में गिवन है कि किस टाइप का नेटवर्क फॉर्म होगा अगर हम कनेक्ट करते हैं गैप्स 1 एंड गैप्स 2 को। तो देखते हैं गैप्स 1 गैप्स 2, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। ये दोनों कहां पर है, दिल्ली में। तो डिस्टेंस चेक करते हैं, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर। तो किस टाइप का नेटवर्क फॉर्म होगा, दैट इज लैन फॉर्म हो जाएगा, राइट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे।
सेकंड पार्ट में कहता है कि हमें कनेक्ट करना गैप्स 1 एंड गैप्स 3 को, तो किस टाइप का नेटवर्क होगा? सेम सिटी है तो क्या चेक करेंगे? डिस्टेंस चेक करेंगे। डिस्टेंस कितना है इसके बीच के अंदर? डिस्टेंस है हमारा सिर्फ 500 मीटर। तो किस टाइप का नेटवर्क होगा ये हमारा? ये भी लैन हो गया, विद इन फ्यू किलोमीटर से तो लैन, राइट। तो फर्स्ट गैप्स 1 और गैप्स 2 को कनेक्ट करेंगे, लैन आया। गैप्स 1 और गैप्स 3 को कनेक्ट करेंगे तो भी लैन आया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में गिवन है कनेक्ट करना है गैप्स 2 को गैप्स 4 के साथ। दोनों सेम सिटी है तो डिस्टेंस चेक करेंगे। दोनों में डिस्टेंस कितना आ गया हमारा? 20 किलोमीटर। गैप्स 2 और गैप्स 4 में कितना डिस्टेंस है? 20 किलोमीटर। तो किस टाइप का नेटवर्क हो गया? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सेम रिपीट कर रहा हूं, सेम सिटी है तो या तो लैन हो सकता है या मैन हो सकता है। तो हम चेक करेंगे डिस्टेंस कितना है। अगर विद इन 2-3 किलोमीटर है तो लैन होगा, अबाउट 2-3 किलोमीटर है तो क्या आ जाएगा? वहां पर मैन आ जाएगा, लेकिन सेम सिटी होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है? कनेक्ट करना है गैप्स 1 को गैप्स 5 के साथ। अब इसमें डिस्टेंस देखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गैप्स 1 कहां पर है? दिल्ली में है, और गैप्स 5 कहां पर है? बिल्डिंग मुंबई में है। तो दोनों डिफरेंट सिटी हो गया, तो किस टाइप का नेटवर्क हो गया? दैट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। 5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 5 में से 4 तो आते ही आते हैं बोर्ड के अंदर, लिख लो ये भी। तो दोस्तों बहुत मजा आ रहा है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं, क्योंकि गैप्स क्लासेस की वीडियोस के बाद ये कंफर्म्ड है कि आपका बोर्ड में मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, अमेजिंग। और आपके 2 वर्ड्स थैंक यू हमारा मोटिवेशन लेवल और इंक्रीज कर देते हैं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमें व्हाट्सएप पे स्पेशली थैंक यू लिखते हैं। उन सब बच्चों को दिल से थैंक यू, और जिन्होंने व्हाट्सएप पे नहीं लिखा, यूट्यूब पे लिखा, उनको भी दिल से थैंक यू। और जिन बच्चों ने अभी तक थैंक यू नहीं लिखा, लिखो ना, क्यों वेट कर रहे हो? सिर्फ 2 वर्ड्स ही तो लिखने हैं, थैंक यू लिखो। और फिर शेयर भी नहीं करा होगा, शेयर बटन पे दबाओ, और जिससे कि आपके फ्रेंड्स, आपके क्लास के सारे फ्रेंड्स को, और जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको फायदा मिल सके। तो शेयर इट नाउ। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग की सेकंड वीडियो के अंदर। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में देखा कि नेटवर्किंग क्या होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट क्या होता है। नेटवर्किंग में क्या करते हैं? बहुत सारे कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग की डिटेल्स में अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, राइट। तो अब चलते हैं हम आगे नया कंसेप्ट के ऊपर। नया एक टॉपिक है NIU। NIU क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? नेटवर्क बनता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम कंप्यूटर लेकर आए और आपस में उसको कनेक्ट कर सके? हम कनेक्ट सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हर सिस्टम के अंदर एक डिवाइस लगा होगा, दैट इज NIU। कौन सा डिवाइस होगा? NIU। तो पहले हम फुल फॉर्म देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे NIU क्या होता है। NIU का मतलब होता है, इट स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। क्या होगा? NIU इज नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अब हम समझते हैं NIU के बारे में। NIU क्या होता है? एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं NIU क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको कंप्यूटर के अंदर गेम्स खेलनी है, तो कहते हैं कि ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। अगर ग्राफिक कार्ड्स नहीं होगा तो आप बहुत अच्छे लेवल की गेम्स नहीं खेल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि गेम खेलने के लिए आपको क्या चाहिए? ग्राफिक कार्ड चाहिए। सिमिलरली, अगर आप चाहते हो कि कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट हो नेटवर्क के साथ, तो उसके अंदर हमें एक डिवाइस चाहिए, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज NIU। उस डिवाइस को कहा जाता है NIU। अगर NIU नहीं लगा होगा तो इसका मतलब आपके पास सिस्टम तो है, लेकिन आप उसको नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए हमें डिवाइस कौन सा चाहिए? NIU, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो समझते हैं डेफिनेशन। क्या है ये? एक डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस दैट इज अटैच टू ईच ऑफ द वर्क स्टेशन। हर एक वर्क स्टेशन मतलब कंप्यूटर्स एंड द सर्वर के साथ, और साथ साथ में वर्क स्टेशन के साथ कनेक्ट होगा, तभी आपस में इंटरेक्शन हो सकता है कंप्यूटर्स का एंड और सर्वर का। ठीक है, राइट, ये लिख लो यहां तक। इससे क्या फायदा होगा? जो वर्क स्टेशन है कनेक्ट हो सकते हैं किसके साथ? सर्वर के साथ। इट हेल्प्स द वर्क स्टेशन टू कनेक्ट विद द सर्वर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, NIU का एक और नाम भी होता है। NIU का एक नाम और भी होता है। क्या कहते हैं उसको? दैट इज कॉल्ड एज TAP, टैप, दैट इज टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। तो नेक्स्ट इज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैप, टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। ये हमने सीखा NIU। तो सिंपल से इन लेमैन, अगर हमें कंप्यूटर को कनेक्ट करना है सर्वर के साथ, तो हमें क्या चाहिए? एक डिवाइस चाहिए, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज NIU।
लिख लो इसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म के पास। नेक्स्ट टर्म इज मैक एड्रेस, MAC, मैक एड्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। अब मैंने MAC को कैपिटल में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी भी फुल फॉर्म है। तो MAC की फुल फॉर्म क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। दैट इज M से मीडिया, A से एक्सेस, C से कंट्रोल एड्रेस। तो इट स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, राइट। अब ये क्या होता है, MAC क्या होता है, अब समझते हैं MAC क्या होता है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज करो आप अपने स्कूल में या कॉलेज में बैठे हुए हो लैब के अंदर, और वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। वहां पर आप क्या कर रहे हो कि आप गेम खेल रहे हो, बाकी बच्चे काम कर रहे हैं, आप गेम खेल रहे हो। अब टीचर को पता चल जाएगा बैठे बैठे, सर्वर से वो कनेक्ट होगा और उसको वहीं से बैठे बैठे पता चल जाएगा कि कौन गेम खेल रहा है। वो कैसे पता चलेगा, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उन सबका एक मैक एड्रेस होता है। दैट इज क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। मैक एड्रेस से ये पता चलता है कि कौन सा कंप्यूटर पे काम हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हमारे घर के एड्रेसेस होते हैं, तो सिमिलरली कंप्यूटर के भी एक फिजिकल एड्रेस होते हैं। उस फिजिकल एड्रेस को बोला जाता है मैक एड्रेस। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मैक एड्रेस। अब जैसे टीचर को चेक करना है कि भाई गेम कौन खोल रहा है, तो वो सर्वर पे देखेगा, सर्वर पे पता चल जाएगा कि इस वाली मशीन के ऊपर जिस मशीन का मैक एड्रेस ये है, उस पे गेम खेली जा रही है। और उसके बाद टीचर आएगा, पीछे से गुद्दी पकड़ के ले जाएगा आपको, क्या कर रहा है भाई, पढ़ने के लिए बिठाया, काम करने के लिए बिठाया। तो जब भी आप लैब के अंदर बैठो तो गलत काम नहीं करना, गेम्स नहीं खेलना। या तो आप श्योर हो कि वो सर्वर से कनेक्ट नहीं हो, अगर सर्वर से कनेक्ट है तो गेम नहीं खेलने। टीचर को सिस्टम के एड्रेस से पता चल जाएगा कहां पर गेम खेली जा रही है। अब क्वेश्चन ये आता कि मैक एड्रेस देता कौन है। इससे पहले हमने पढ़ा था NIU, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट पढ़ा था। तो NIU का जो डिवाइस होता है, उस डिवाइस के ऊपर एड्रेस लिखा जाता है, उस एड्रेस को बोला जाता है मैक एड्रेस। अब क्वेश्चन ये आता है वो एड्रेस कौन देता है, वो एड्रेस देगा वो वाली कंपनी जो NIU बनाता है, और उस कंपनी को कहते हैं NIC। अब ध्यान देना, NIC को हम NIU भी कह सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये क्या हुआ, इट इज अ फिजिकल एड्रेस। ये क्या है, फिजिकल एड्रेस है, गिवन टू द NIC, गिवन टू द NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को दिया जाएगा। किसके थ्रू दिया जाएगा, बाय द NIC मैन्युफैक्चरर, जो NIC बनाता है वो नाम देगा। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो NIC होता है, मतलब जैसे एड्रेस होता है, तो जैसे हमारे घर का एड्रेस है, कुछ जगह पे ब्लॉक होते हैं, कुछ जगह पे सीधा हाउस नंबर होते हैं। तो यहां पर जो एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, वो किस फॉर्म में होता है, वो हमारा होता है 6 बाइट की फॉर्म में। किस में होता है, 6 बाइट एड्रेस की फॉर्म में। तो क्या है, इट इज अ 6 बाइट एड्रेस, 6 बाइट का एड्रेस है। अब हम समझते हैं मैक एड्रेस कैसे लिखा जाता है। तो ये एग्जांपल लिख दिया, यहां पर क्या है, 6 बाइट्स का होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, टोटल 6 बाइट की फॉर्म में होगा, कॉलन लगा हुआ है हर एक के बाद। तो टोटल कॉलन्स कितने हो गए, 5 कॉलन्स हो गए। टोटल कॉलन्स कितने हो गए, 5 कॉलन्स हो गए। और टर्म्स कितनी आ रही है, टोटल 6 टर्म्स आ रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज मैक एड्रेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक एड्रेस के अंदर अल्फाबेट्स भी यूज किए जाते हैं। अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं, और क्या यूज होते हैं, नंबर्स यूज होते हैं। ध्यान देना, इस पॉइंट को मैंने फोकस क्यों करा, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे IP एड्रेस। और क्वेश्चन में, पेपर के अंदर या इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एड्रेसेस गिवन होगा और साथ में पूछा जाएगा कौन सा मैक एड्रेस है और कौन सा IP एड्रेस है। तो जो मैक एड्रेस होता है वो डिनोट होता है कॉलन से, और साथ साथ में उनके अंदर अल्फाबेट्स भी होते हैं। ठीक है, लिख लो मैक एड्रेस की डेफिनेशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म के ऊपर, दैट इज IP एड्रेस। नेक्स्ट इज IP एड्रेस। ध्यान देना, इससे पहले हमने मैक एड्रेस पढ़ा। जो हमारा कंप्यूटर होता है उसके 2 एड्रेसेस होते हैं, एक होता है फिजिकल एड्रेस और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस कैसे होता है, जो NIC कार्ड के ऊपर लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल एड्रेस। अब आते हैं हम नेक्स्ट इज IP एड्रेस। IP एड्रेस होता है हमारा लॉजिकल एड्रेस। ये IP एड्रेस तब जनरेट होता है जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तो वहां पे TCP/IP यूज होता है। कब कनेक्ट, जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो क्या जनरेट होगा, हमारा एक IP एड्रेस जनरेट होगा। तो व्हाट इज IP एड्रेस, इट इज द लॉजिकल एड्रेस ऑफ एवरी सिस्टम या एवरी मशीन ऑन TCP/IP। TCP/IP इज इंटरनेट, जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होंगे। अब ध्यान देना, इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैक एड्रेस के अंदर। अगर 4-5 अगर लैब में आप गेम खेल रहे हो तो टीचर को कैसे पता चलेगा, मैक एड्रेस से पता चलेगा। अब हम वो बात नहीं करते, अब हम लेते हैं दूसरा एग्जांपल। अब ध्यान देना, सपोज आप इंटरनेट पे कनेक्टेड हो और आपने किसी को उल्टा सीधा बोल दिया।
आप सोच रहे हो उसको, जिसको भी आपने उल्टा सीधा बोला उसको तो पता चलेगा नहीं कहां से बोला गया, तो आप गलत सोच रहे हो। उसके अंदर क्या होगा, अगर उस बंदे ने कंप्लेंट कर दी तो आपका आईपी एड्रेस ट्रैक हो जाएगा, आपका आईपी एड्रेस ट्रैक होगा, उससे पता चल जाएगा कि आप कहां पर बैठे हुए हो। कहने का मतलब ये हुआ, जितने भी लोग इंटरनेट पे कनेक्टेड होते हैं, हर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है, जिससे ये पता चलता है कि किस सिस्टम से ये गलत काम किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि बहुत सारे केसेस होते हैं, साइबर फ्रॉड होता है, किसी ने आपका क्रेडिट कार्ड चोरी कर लिया और उसको यूज कर लिया इंटरनेट पे, तो पुलिस को कैसे पता चलेगा? पुलिस क्या करेगी, आईपी एड्रेस ट्रैक करेगी और सीधा उस बंदे के पास पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि सिस्टम के दो एड्रेसेस होते हैं, एक होता है मैक एड्रेस और एक होता है आईपी एड्रेस। जो मैक एड्रेस होता है दैट इज फिजिकल एड्रेस, सिस्टम के ऊपर लिखा होगा, और जो आईपी एड्रेस होता है वो जब तब क्रिएट होता है या तब जनरेट होता है जब आप इंटरनेट पे कनेक्ट होते हो। ठीक है, तो लिखा हुआ है ईच मशीन हैज अ यूनिक आईपी एड्रेस, जैसे कि हर मशीन का डिफरेंट मैक एड्रेस होता है, तो सिमिलरली हर मशीन का अलग ही क्या होता है, आईपी एड्रेस भी यूनिक होता है। नेक्स्ट, जो आईपी एड्रेस होता है वो कैसे डिनोट किया जाता है? इसके दो फॉर्म से डिनोट करने के, एक है डॉटेड डेसिमल और एक है बाइनरी। डॉटेड डेसिमल के अंदर क्या लिखा हुआ है, डॉट लगा हुआ है बीच में, तो ये मैंने 3 नंबर लिखे हैं 216.27.61.137, ये क्या हो गया हमारा, दिस इज डॉटेड डेसिमल फॉर्म। और दूसरा होता है बाइनरी फॉर्म के अंदर, ये बाइनरी फॉर्म के अंदर आ गया। बस ध्यान देना, आपको याद नहीं करने, आप बस ये ध्यान दो कि कैसे लिखे जाते हैं। डॉट, अगर हम डॉट यूज कर रहे हैं और कौन सा कर रहे हैं, डेसिमल, तो इसका मतलब आप 1 2 3 4 नंबर्स यूज कर सकते हो। और अगर आप बाइनरी कर रहे हो तो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में करना है। तो नीचे वाला डॉटेड याद नहीं करना, सिंपल क्या करना है आपने, 1010 कोई भी आप फॉर्म लिख सकते हो। डॉट से पहले 8 डिजिट लिखना, डॉट के बाद भी 8 डिजिट, तो ऐसे कितने डॉट्स लग जाएंगे हमारे बीच में, 3 डॉट्स आ गए। ठीक है, राइट, ये लिख लो इसको। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर या इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। तो ये हमें कुछ एड्रेसेस गिवन है, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है मैक एड्रेस कौन सा है और आईपी एड्रेस कौन सा है। तो ये आंसर वाले मैंने लिखा, हेडिंग डाली आईपी एड्रेस और नीचे लिख दिया मैक एड्रेस। अब ध्यान देना, कैसे पता चलेगा मैक एड्रेस कौन सा है और आईपी एड्रेस कौन सा है? जहां पर डॉट है दैट इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस, और जहां पर कॉलन है दैट इज कॉल्ड एज मैक एड्रेस। तो आईपी एड्रेस ये हो गया हमारा 216 डॉट, जहां पे डॉट है दैट इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस आ गया। और मैक एड्रेस कौन सा है, कॉलन वाला, ये आ गया हमारा कॉलन वाला मैक एड्रेस हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन आएगा, बस फर्क ये होगा जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे 216, तो हो सकता है वहां पे कुछ और लिखा हो। तो सिंपल, जहां पे डॉट है दैट इज कॉल्ड एज आईपी एड्रेस और जहां पर कॉलन है दैट इज कॉल्ड एज मैक एड्रेस। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको भी। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि आप वेबसाइट्स पे काम करते हो तो लिखते हो www.facebook.com या www.gapsclasses.com, मतलब कुछ भी आप वेबसाइट लिखते हो। तो जब भी हम कंप्यूटर के अंदर कुछ भी लिखते हैं वेबसाइट के ऊपर, उसको कहते हैं यूआरएल, दैट इज कॉल्ड एज यूआरएल, या फिर डोमेन नेम भी होता है वो। तो ध्यान देना क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, ये लिखा हुआ है आइडेंटिफाइड डोमेन नेम एंड यूआरएल ऑफ द फॉलोइंग। ये लिखा हुआ है, हमें गिवन है और इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है यूआरएल कौन सा और साथ साथ में डोमेन नेम कौन सा है। तो बहुत ही सिंपल है, ये मैंने आंसर में लिखा डोमेन नेम और नीचे लिख दिया यूआरएल। ठीक है, ध्यान देना डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम का मतलब वेबसाइट का नाम क्या है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने सीबीएसई की वेबसाइट पे गए, आप www.cbse.com लिखा, तो वो क्या है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन नेम। उसके बाद आप क्लिक करते हो किसी भी लिंक के ऊपर, किसी भी पेज, कोई भी लिंक है और वहां पर आपने क्लिक करा तो वो एक नए पेज पे ले जाएगा। तो जैसे आप नए पेज पे जाओगे तो वहां पे जो डोमेन का नाम है वो तो आएगा स्लैश करके, उसके आगे उस पेज का नाम .html कुछ ऐसे होगा। तो कहने का मतलब ये कि अगर वेबसाइट का जो नाम है दैट इज कॉल्ड एज डोमेन नेम और उसके बाद स्लैश करके, डोमेन नेम के बाद स्लैश करके कुछ लिखा हुआ तो दैट इज कॉल्ड एज यूआरएल। कंप्लीट क्या है, यूआरएल। तो जो ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है http://www.gapsclasses.com/result.html, इस पूरे को हम कहेंगे यूआरएल और डोमेन नेम कहेंगे जब तक स्लैश नहीं आता। कहने का मतलब http://www, जब तक www के आगे लिखते जा रहे हो आप और स्लैश नहीं आता, जैसी स्लैश आएगा उससे पहले वाला सारा हमारा क्या, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन नेम। तो इसके अंदर डोमेन नेम है हमारा http://www.gapsclasses.com, ये हमारा डोमेन नेम है। और यूआरएल क्या है, पूरा जो गिवन है दैट इज कंप्लीट इज यूआरएल। ठीक है, राइट।
तो एग्जाम के अंदर भी एज इट इज क्वेश्चन आएगा, बट ध्यान देना वहां पर आपका गैप्स क्लासेस नहीं होगा, कुछ और नाम हो सकता है। तो सिंपल कैसे आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट स्लैश को छोड़ दो, HTTP 2 उसको आप भूल जाओ। उसके बाद जो भी लिखा हुआ है पूरा, जब तक स्लैश नहीं आ रहा तब तक वो सारा हमारा डोमेन नेम है, और जैसे स्लैश आएगा और उसके बाद जो भी लिखा हुआ कंप्लीट, दैट इज कॉल्ड एज URL। ठीक है, लिख लो इसको भी। अब हम आगे चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म इज लाइनेक्स। लाइनेक्स क्या होता है, ध्यान देना, आप लोगों ने काम कर रखा होगा लैपटॉप के ऊपर, तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, किस पे काम करते हो, लैपटॉप पे, तो वहां पर यूज करते हो विंडोज। विंडोज क्या होता है हमारा, अगर आपसे कोई पूछता है विंडोज क्या, तो आप क्या कहोगे, दैट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सिमिलरली अगर हम मैक की बात करते हैं तो उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये ओपन सोर्स है। इससे जो विंडोज है, विंडोज ओपन सोर्स नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर उसकी जो बैकग्राउंड की कोडिंग है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप विंडोज में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जो लाइनेक्स है दैट इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो व्हाट इज लाइनेक्स, इट इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो चीज ओपन सोर्स होती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट, इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू ऑल, सबके लिए अवेलेबल है। और अगर सोर्स कोड अवेलेबल तो उसका मतलब आप क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, जो भी मॉडिफिकेशन करना है, और उसके बाद आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम आगे कैसे लिखेंगे, इट्स सोर्स कोड इज अवेलेबल टू ऑल एंड एनीवन कैन फ्रीली यूज इट। कोई भी उसको फ्रीली यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है एंड रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। ठीक है, राइट, ये लिख लो। अब ध्यान देना, जो ये लाइनेक्स है एक कंपोनेंट होता है, ये उसका पार्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बोलते हैं लैंप, LAMP। तो लाइनेक्स एक कंपोनेंट है, किसका, लैंप का कंपोनेंट है। तो ये क्या है, ये पार्ट है, एक वेब सर्वर होता है उसका एक कंपोनेंट है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कंपोनेंट, और उसका नाम क्या है, लैंप, LAMP। ध्यान देना, इसको मैंने कैपिटल में लिखा है, क्यों, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म है। तो अब हम फुल फॉर्म समझते हैं, लैंप की फुल फॉर्म क्या है। L का मतलब होता है लाइनेक्स, A is Apache, M is MySQL and P is PHP। तो अभी हमने इसके अंदर पढ़ा सिर्फ लाइनेक्स का। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, हम अपाचे पढ़ेंगे, MySQL पढ़ेंगे और PHP पढ़ेंगे। लिख लो उसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज अपाचे। अपाचे क्या है, इससे पहले हमने पढ़ा था लाइनेक्स। लाइनेक्स था हमारा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और अपाचे भी हमारा ओपन सोर्स है, लेकिन ये क्या है हमारा, दैट इज वेब सर्वर। तो व्हाट इज अपाचे, इट इज एन ओपन सोर्स वेब सर्वर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा वेब सर्वर क्या होता है, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट लाइन इज इट इज एन ओपन सोर्स वेब सर्वर। अब ध्यान देना, जो ये सर्वर है हम इसको किसी भी प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म का मतलब अगर हम कंप्यूटर की बात करें और प्लेटफॉर्म वर्ड यूज होता है, उसका मतलब होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इट कैन बी यूज ऑन एनी प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम उस पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी किसका पार्ट है, ये भी पार्ट है लैंप का। तो हम इसको वही लाइन लिख देंगे जो हमने लाइनेक्स के अंदर लिखी थी, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कंपोनेंट लैंप। ठीक है, अब लैंप की फुल फॉर्म दोबारा देख लेते हैं, एक बार पहले बताई, एक बार दोबारा बताता हूं। L is Linux, A is Apache, M is MySQL and P is PHP। तो हम Linux पढ़ चुके हैं और साथ साथ में Apache पढ़ चुके हैं। ठीक है, लिख लो उसको। अब जैसा मैंने आपको बताया था वेब सर्वर आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो वेब सर्वर समझ लेते हैं क्या होता है। जैसा कि हम इंटरनेट पे काम करते हैं, तो इंटरनेट पे आप कुछ भी देखते हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, यूट्यूब देखते हो, ये सारी क्या है, वेबसाइट्स हैं। ये कहां पर पड़ी हुई है, ये सारी पड़ी होती है वेब सर्वर के ऊपर। तो वेब सर्वर एक प्लेस है जहां पे वेबसाइट्स को रखा जाता है। तो अपाचे भी एक उसका ही कंपोनेंट है, किसका, लैंप का कंपोनेंट है, और मतलब इसको हम अपाचे को एज अ वेब सर्वर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो इसको अपाचे को। अब नेक्स्ट लैंप के बाद, लैंप में हमने लाइनेक्स पढ़ लिया, ए से अपाचे पढ़ लिया, एम से MySQL पर आएंगे। अब आते हैं MySQL के ऊपर। MySQL क्या होता है, इससे पहले हमने लाइनेक्स पढ़ा था। लाइनेक्स क्या था, हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। अपाचे पढ़ा था, अपाचे भी हमारा ओपन सोर्स वेब सर्वर था। अब नेक्स्ट है हमारा MySQL, ये भी हमारा ओपन सोर्स है, लेकिन ये क्या है, दिस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
तो व्हाट इज MySQL? इट इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ बुक्स के अंदर लिखा होता है इट इज एन ओपन सोर्स RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी करेक्ट है। आप कुछ भी लिख दो गलत नहीं है, मतलब कुछ भी इन द सेंस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिख दोगे वो भी ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लिखोगे वो भी ठीक है। तो ये क्या हमारा, इट इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ध्यान देना MySQL को पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, ध्यान देना MySQL की वीडियोस मैंने बना रखी है। अगर आपको MySQL को पूरी डिटेल में पढ़ना है तो ये आई बटन आ रहा है, आई बटन पे आप क्लिक करो तो आप डायरेक्टली MySQL की वीडियोस पे चले जाओगे। उसको पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, MySQL क्या होता है, कुछ कमांड्स होते हैं, सब एक्सप्लेन करा हुआ है। तो हम इस पार्ट में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इट इज एन ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब जो ये हमारा DBMS है इसको हम कहां पर यूज कर सकते हैं? क्या हम किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं? नहीं, हम कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इट वर्क्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, लाइनेक्स हो गया, विंडोज हो गया, अलग अलग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो इट कैन वर्क ऑन एनी प्लेटफॉर्म। ठीक है, इट वर्क्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म। लाइक कौन कौन सा आ गया इसके अंदर, विंडोज आ गया और लाइनेक्स आ गया। अब ये किसका कंपोनेंट है? ये कंपोनेंट है लैम्प का। लैम्प क्या होता है हमारा? लैम्प होता है हमारा वेब सर्वर कंपोनेंट। सो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कंपोनेंट लैम्प। लैम्प की फुल फॉर्म थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूं, L is Linux, A is Apache, M is MySQL and P is PHP। ठीक है, लिख लो इसको। अब आते हैं हम लास्ट टर्म के ऊपर, लैम्प की लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सी थी? P is PHP। अब PHP की सबसे पहले तो फुल फॉर्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट सोचता है PHP है तो P से स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता इसके अंदर। PHP की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, तो स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये होगी इसकी फुल फॉर्म। अब ध्यान देना, इससे पहले जो जितने भी हमने लैम्प के कंपोनेंट्स पढ़े थे सारे ओपन सोर्स थे, तो इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए हमारा? ओपन सोर्स होना चाहिए। तो PHP क्या है? इट इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या हमारा ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यूज फॉर सर्वर साइड एप्लीकेशन। किसके लिए यूज होता है? सर्वर साइड एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर्वर साइड एप्लीकेशन क्या है? इसको हम आगे देखेंगे। दो टाइप की एप्लीकेशन होती है, एक होती है क्लाइंट साइड और एक होती है सर्वर साइड। तो ये जो यूज किया जाता है दैट इज सर्वर साइड एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसकी डिटेल हम आगे जब पढ़ेंगे, जब हम क्लाइंट एंड सर्वर साइड एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही काफी है, बट थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ये किसके लिए यूज होता है? सर्वर साइड एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेबसाइट डायनामिक। वेबसाइट जो होती है, दो टाइप की वेबसाइट होती है, एक होती है स्टैटिक और एक होती है डायनामिक। स्टैटिक वो होती है जो फिक्स होती है, जिसमें चेंजेस नहीं होते। डायनामिक वो होती है जो चेंजेस होते हैं। तो एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जैसे आप फेसबुक पे काम करते हो या यूट्यूब पे काम करते हो, तो जब आप उसको आपने अभी ओपन करा, थोड़ी देर बाद ओपन करोगे तो जैसा पहले दिख रहा था वैसा तो नहीं दिखेगा, चेंजेस आ जाएंगे। जैसे न्यूज फीड्स आती है, स्टोरीज आती है, चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? चेंज हो रहा है। जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक। तो PHP क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेबसाइट डायनामिक। डायनामिक बनाने के लिए यूज की जाती है। और ये किसका कंपोनेंट है? ये कंपोनेंट है लैम्प का। तो इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर वेब सर्वर कंपोनेंट लैम्प। लैम्प की फुल फॉर्म L is Linux, A is Apache, M is MySQL, P is PHP। ध्यान देना, चारों के चारों जो कंपोनेंट्स है ओपन सोर्स है। तो पहले हमने लाइनेक्स पढ़ा था, लाइनेक्स होता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमने अपाचे पढ़ा था, ओपन सोर्स वेब सर्वर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था M से MySQL, ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर RDBMS या फिर RDBMS। और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा PHP। ये क्या है? ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। लैम्प के कंपोनेंट चारों कवर हो चुके हैं, लिख लो इसको। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज मोजिला। मोजिला क्या होता है? नेक्स्ट टर्म है हमारी मोजिला। मोजिला क्या होता है? मुझे पक्का पता है कि काफी बच्चों ने मोजिला सुना होगा। जैसे आप इंटरनेट पे देखते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है या फिर क्रोम होता है, वैसे आपने मोजिला भी देखा होगा। मोजिला बेसिकली क्या होता है? आपको इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट ओपन करनी है तो आप वहां पर इसको यूज कर सकते हो। बट स्टूडेंट सोचते हैं इसका वो क्या है? ब्राउजर है। ऐसा नहीं है। तो पहले हम समझते हैं मोजिला की डेफिनेशन, फिर उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। मोजिला जो है दैट इज फ्री है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब हम इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हैं। कॉमा इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट, ये क्या है हमारा? फ्री है
क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट है। फ्री का मतलब समझ में आता है, कोई पैसे नहीं दे रहे, डाउनलोड करो यूज कर लो। उसके बाद नेक्स्ट टर्म थी हमारी, कौन सी टर्म है? नेक्स्ट इज क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब भी समझ में आता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट। इंटरनेट सॉफ्टवेयर सूट, सूट का मतलब होता है जिसके अंदर और कंपोनेंट्स होते हैं। तो मोजिला सिर्फ ब्राउजर नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो हम समझेंगे उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इट इंक्लूड्स 4 पार्ट्स, 4 कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज वेब ब्राउजर, मोजिला का एक वेब ब्राउजर है। सेकेंड इज ईमेल क्लाइंट, उसके अंदर आप ईमेल्स वगैरह भी कर सकते हो। थर्ड इज HTML एडिटर, HTML एडिटर भी उसके अंदर अवेलेबल है, मतलब कोई भी चेंजेस करने हैं HTML से तो आप कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज IRC क्लाइंट। IRC इज इंटरनेट रिले चैट, मतलब चैटिंग करने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही पढ़ना है, मोजिला क्या है और ये चारों कंपोनेंट्स लिखने हैं, ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। व्हाट इज यूनिकोड? यूनिकोड क्या होता है? यूनिकोड समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एस्काई कोड क्या होता है। ध्यान देना, सबसे पहले तो कंप्यूटर किसने बनाया? अमेरिकन्स ने बनाया। अमेरिकन्स ने जो कंप्यूटर बनाया तो उसके अंदर इंग्लिश के वर्ड्स थे और उसके साथ साथ में जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती है वो होती है। लेकिन कंप्यूटर जो होता है वो समझता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी नंबर, 0 और 1 की फॉर्म समझता है। अगर आप कुछ भी एंटर करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने टाइप करा गैप्स क्लासेस, तो कंप्यूटर क्या करेगा? उनको कन्वर्ट करेगा बाइनरी के अंदर। तो जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हो गए या कैरेक्टर्स हो गए, कुछ भी हो गया, जो भी कीबोर्ड पे कुछ भी अवेलेबल है, उन सबके कॉरस्पॉन्डिंग एस्काई वैल्यूज होती है। इसका मतलब ये हुआ न्यूमेरिक वैल्यू होती है और उन न्यूमेरिक वैल्यू को बाद में कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी नंबर्स के अंदर। अब जब स्टार्ट हुआ कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ तो अमेरिकन्स ने बनाया, उनको तो सिर्फ इंग्लिश आती है या फिर मैथमेटिकल चीजें आती हैं, तो उन लोगों ने क्या करा? सिर्फ और सिर्फ कोडिंग बनाई, कोड्स बनाए, किसके कॉरस्पॉन्डिंग? अल्फाबेट्स के, नंबर्स के, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कोड्स बनाए। अब धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे कंप्यूटर फैलता गया, दूसरी कंट्री में गया, जैसे इंडिया में आया और उसके साथ साथ में यूरोपियन कंट्री में चला गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में चला गया। लेकिन जो फ्रेंच लोग होते हैं, फ्रांस के लोग होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज कहती है भाई हम इंग्लिश यूज नहीं करेंगे, हम अपनी ही लैंग्वेज यूज करेंगे, अपने कंप्यूटर से उठा के ले जाओ। तो अमेरिकन्स को समझ में आया अगर ये कंप्यूटर्स यहाँ पे नहीं चले, यूरोपियंस ने मना कर दिया तो हर कंट्री यही करेगी। तो उन्होंने क्या करा? जितने भी नंबर्स बनाए थे, एस्काई कोड्स बनाए थे कॉरस्पॉन्डिंग टू अल्फाबेट्स, डिजिट्स या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स के, तो उनको समझ में आ गया कि रीजनल लैंग्वेज के अंदर भी हमें कैरेक्टर्स बनाने पड़ेंगे, नंबर्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके अंदर कंसेप्ट निकल कर आया यूनिकोड का। यूनिकोड कहता है कि आप कुछ भी यूज करो, कोई भी लैंग्वेज यूज करो, उससे हमें मतलब नहीं है। कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करो, उससे हमें मतलब नहीं है। जो भी टाइप आप करोगे कीबोर्ड पे, उस सबके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो समझते हैं यूनिकोड का क्या मतलब है। यूनिकोड प्रोवाइड्स यूनिक नंबर, एक यूनिक नंबर देगा फॉर एवरी कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, बंगाली हो, फ्रेंच हो, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट यूनिक कैरेक्टर होगा। तो व्हाट इज यूनिकोड? यूनिकोड प्रोवाइड्स यूनिक नंबर फॉर एवरी कैरेक्टर, हर एक कैरेक्टर के लिए, नो मैटर व्हाट द प्लेटफॉर्म। कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। प्लेटफॉर्म जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था, विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। नो मैटर व्हाट द प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो 2 नंबर को ऐड करने का हो, माइनस करने का हो, कुछ भी हो, हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक कोड होगा ही होगा। एंड लास्ट इज नो मैटर व्हाट द लैंग्वेज, कोई भी आप लैंग्वेज यूज कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, बंगाली, हर एक कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग अलग से यूनिकोड होगा। ठीक है, राइट, यहां तक लिख लो। अब एग्जाम में या तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज यूनिकोड क्या होता है, और या फिर एग्जांपल आएगा कि यूनिकोड के अंदर कौन कौन सी इंडियन लैंग्वेजेस हैं। बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, आप कुछ भी लिख दोगे करेक्ट हो जाएगा। तो मैं 3-4 एक्सप्लेन कर रहा हूं, 3-4 लिख रहा हूं। इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन यूनिकोड आर देवनागरी, बंगाली, तेलुगु, हिंदी एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारी, आप मलयालम भी लिख सकते हो, कन्नड़ भी लिख सकते हो, सब करेक्ट है। ठीक है, राइट, लिख लो इसको यूनिकोड को। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, यूनिकोड आएगा ही आएगा। या तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज यूनिकोड, यूनिकोड क्या होता है, या फिर आएगा नेम एनी 2 या 4 लैंग्वेजेस, इंडियन लैंग्वेजेस दैट इज इंक्लूडेड इन यूनिकोड। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। दोस्तों आगे चलने से पहले मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज खरीद सकते हो।
कौन कौन से कोर्सेज है वो आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो कि डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन है कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। साथ साथ में अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि आप नोट्स कैसे दे सकते हो। बहुत ही नॉमिनल से अमाउंट आपको पे करना, बहुत ज्यादा पे करने की जरूरत नहीं है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स जरूर डालना। कमेंट्स इसलिए डालना जरूरी होता है कि ऐसा ना हो कि कोई भी देख रहा है वीडियो, पूरी एंड तक देखी फिर उसको उसमें से फायदा नहीं हुआ। तो बेटर है जिसने देख रखी है तो उसको कमेंट्स में जरूर लिखो कि वीडियो सही है, कंटेंट्स सही से एक्सप्लेन करे हुए या नहीं करे हुए, जिससे कि बाकी लोगों को भी इसका फायदा मिले, अननेसेसरी का टाइम वेस्ट नहीं करें। ठीक है, राइट। अब हम नेटवर्किंग की वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पेपर के अंदर आती है। सबसे पहले हम देखेंगे दो टर्म्स, फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओएसएस। ध्यान देना, ओएसएस को मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है। स्टूडेंट हमेशा ही कंफ्यूज होता है फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओएसएस के अंदर, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फ्री सॉफ्टवेयर के साथ। व्हाट इज फ्री सॉफ्टवेयर? ध्यान देना, स्टूडेंट सोचते हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, एक वो सॉफ्टवेयर जो फ्रीली अवेलेबल है। कहने का मतलब ये जिसको यूज करने के लिए हमें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। फ्री सॉफ्टवेयर जो होता है वो फ्री है इन टर्म्स ऑफ लिबर्टीज। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम्स आपको क्या क्या दी जाएगी। सो व्हाट इज फ्री सॉफ्टवेयर? इट इज अ मैटर ऑफ लिबर्टी नॉट प्राइस। ये मैटर किसकी बात कर रहे हैं? हम लिबर्टी की बात कर रहे हैं, प्राइस की हम इसके अंदर बात नहीं करेंगे। अब फ्री सॉफ्टवेयर हम उस सॉफ्टवेयर को कहेंगे जिसके अंदर 4 फ्रीडम्स होती है। मतलब कितनी फ्रीडम्स होती है? 4 फ्रीडम्स। इफ दिस सॉफ्टवेयर कंटेन्स 4 लिबर्टीज, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर जिसके अंदर 4 लिबर्टीज है तो उस सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज फ्री सॉफ्टवेयर। अब क्वेश्चन आता है कि लिबर्टीज कौन कौन सी, उसको मैं अब एक्सप्लेन करूंगा। तो जब भी फ्री सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आएगी तो आपने जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा आपको उसी तरीके से लिखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्री सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर 4 फ्रीडम्स होती है, लिबर्टीज होती है। तो उसके अंदर जो हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कुछ ऐसे, फ्रीडम 0, फ्रीडम 1, फ्रीडम 2 एंड फ्रीडम 3। तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम लिखेंगे पहले फ्रीडम 0, फिर उसके बाद मैंने लिखा फ्रीडम 1, फिर फ्रीडम 2 एंड द लास्ट इज फ्रीडम 3। 4 फ्रीडम्स होती है तो उसमें 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं? 0 से। 0 1 2 3, तो टोटल कितनी फ्रीडम्स होगी? 4 फ्रीडम्स होगी। अब हम समझेंगे इन सब फ्रीडम्स के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन हमें करनी है। फ्रीडम 0 कहता है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर है आप उसको किसी भी पर्पस के लिए रन कर सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसको मैं कमर्शियल यूज करना चाहता हूं या फिर मैं अपने घर के लिए रेजिडेंशियल यूज करना चाहता हूं। अगर मेरे पास उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये फ्रीडम है कि मैं किसी भी पर्पस के लिए यूज कर लूं, कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रीडम 0। उसको कहा जाएगा फ्रीडम 0। तो फ्रीडम 0 इंडिकेट करता है कि आप सॉफ्टवेयर को किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? The freedom to run the program for any purpose, किसी भी पर्पस के लिए आप उसको रन कर सकते हो। ये हो गया हमारा फ्रीडम 0। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रीडम 1 के अंदर। फ्रीडम 1 कहता है कि आप जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, आप उसको स्टडी करो, उसको देखो कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद आप उसको अपने अकॉर्डिंगली अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज करके उसको यूज कर सकते हो। तो दैट इज द फ्रीडम टू स्टडी हाउ द प्रोग्राम वर्क्स, कैसे प्रोग्राम वर्क्स करता है, एंड अडॉप्ट इट टू योर नीड, अपने हिसाब से आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। और ध्यान देना, अगर हमें कोई चेंजेस करने तो उसके अंदर सोर्स कोड होना जरूरी है। सोर्स कोड का मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हो गया हमारा फ्रीडम 1। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। नेक्स्ट फ्रीडम 2। आप चाहते हो कि एक सॉफ्टवेयर है, आपके पड़ोसी ने मांगा कि भाई मेरे को दे दे यूज करने के लिए, आपने फ्रेंड ने मांगा, आप कहते हो कि चल भाई ले जा। अगर ध्यान देना, अगर उस सॉफ्टवेयर के अंदर परमिशन नहीं है कि आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो अगर आप फिर भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे दैट इज कॉल्ड एज इलीगल, उसको इलीगल कहा जाएगा। तो जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसके अंदर परमिशन दी जाती है कि आप उसको डिस्ट्रीब्यूट अपने पड़ोसी के साथ, अपने दोस्त के साथ, किसी के साथ भी कर सकते हो। तो दिस इज फ्रीडम 2। फ्रीडम 2 कहता है फ्रीडम टू रीडिस्ट्रीब्यूट कॉपीज कर सकते हो, सो दैट यू कैन हेल्प योर नेबर या फिर रिलेटिव्स, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, राइट, ये लिख लो।
अब नेक्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, फ्रीडम 3। फ्रीडम 3 कहता है कि सपोज आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, आप चाहते हो यार इसके अंदर ना कुछ मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे उसके अंदर चेंजेस करोगे और उसके बाद जो आपने चेंजेस करा वो पब्लिकली रिलीज कर दोगे। पब्लिकली रिलीज करने मतलब आप ऑनलाइन डाल दोगे जिससे कि कोई और भी उसको डाउनलोड कर सके और यूज कर सके। तो ध्यान देना, फ्रीडम 3 कहता है कि आप चेंजेस कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट्स है तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो और रिलीज कर सकते हो पब्लिक के लिए। उससे फायदा क्या होगा, जो नए इंप्रूवमेंट्स है, जो भी नया बंदा उसको यूज करेगा तो उसको नए इंप्रूवमेंट्स के साथ सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रीडम 3 कैसे लिखेंगे, द फ्रीडम टू इंप्रूव द प्रोग्राम। क्या कर सकते हैं हम, इंप्रूव कर सकते हैं प्रोग्राम को, एंड रिलीज योर इंप्रूवमेंट, और जो रिलीज करी है और जो इंप्रूवमेंट्स करी है उसको हम रिलीज कर सकते हैं किसके लिए, पब्लिक के लिए, जिससे कि द होल कम्युनिटी बेनिफिट, जिससे कि पूरे कम्युनिटी को फायदा हो सके। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये 4 फ्रीडम है, फ्रीडम 0, 1, 2, 3, तो उस सॉफ्टवेयर को कहा जाएगा फ्री सॉफ्टवेयर। अब ध्यान देना, जो मैंने सेकंड फ्रीडम एक्सप्लेन किया था, तो मैंने आपको कहा था सोर्स कोड का मतलब मैं एक्सप्लेन करूंगा। सोर्स कोड क्या होता है, ध्यान देना, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद हमने ओएसएस पढ़ना है, उसके अंदर ये वर्ड यूज होगा ही होगा, सोर्स कोड का। सोर्स कोड का मतलब होता है जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उसके पीछे की कोडिंग अगर आप किसी को दे देते हो तो दैट इज कॉल्ड एज सोर्स कोड अवेलेबल है। कहने का मतलब ये हुआ, एक एग्जांपल और समझते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, अब जो विंडोज बना हुआ है, अगर हम उस विंडोज के अंदर कोई चेंजेस करना चाहें तो हम चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कोडिंग, उसके बैकग्राउंड की कोडिंग जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो हमारा फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। तो सोर्स कोड क्या होता है कि जो कोडिंग लिखी हुई है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाते हुए, अगर वो अवेलेबल है तो हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, अगर नहीं अवेलेबल तो हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये फ्री सॉफ्टवेयर कहता है कि हम चेंजेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, राइट, लिख लो इस डेफिनेशन को, फ्री सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे ओएसएस। इसको मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। तो पहले हम इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है, ओ इज ओपन, एस इज सोर्स, फिर दोबारा से एस दैट इज सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब ये होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इट स्टैंड्स फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इट स्टैंड्स फॉर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर सोर्स कोड अवेलेबल होता है। अभी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा था सोर्स कोड क्या होता है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज अवेलेबल, जिसका सोर्स कोड अवेलेबल है किसको, कस्टमर को या फिर यूजर को। अब ध्यान देना, अभी मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन करता, अगर सोर्स कोड होगा तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो लिखा एंड इट कैन बी मॉडिफाइड, मॉडिफाई कर सकते हैं, और साथ साथ में हम किसी और को भी दे सकते हैं। एंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी लिमिटेशन, कोई भी इसमें लिमिटेशन नहीं है, हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ओएसएस होता है, इसके लिए हो सकता है कि हमें कुछ पैसे देने पड़े, और हो सकता है कि ये फ्रीली अवेलेबल हो। कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जिसके लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें पेमेंट करनी होगी। तो क्या लिखा, इट इज अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और विद अ नॉमिनल अमाउंट, नॉमिनल पेमेंट देके या अमाउंट देकर आप इसको खरीद सकते हो। ये हो गया हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ध्यान देना, पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है फ्री सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जब फ्री सॉफ्टवेयर आएगा तो ये आप चारों फ्रीडम्स, जैसे पहले मैंने एक्सप्लेन करी थी, फ्रीडम 0, फ्रीडम 1, 2 एंड 3, इन सबको एक्सप्लेन करना है। और जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आएगा तो सिंपल ये डेफिनेशन लिखनी है, लिख लो इसको। ऐसे ही बहुत सारी आगे टर्म्स हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है कि किसमें क्या लिखना है, लेकिन ये वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे हम फ्लॉस, FLOSS। ध्यान देना, इसको मैंने कैपिटल में लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी भी फुल फॉर्म है। फ्लॉस की फुल फॉर्म क्या है, इट स्टैंड्स फॉर फ्री, F इज फ्री, L इज लिब एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओएसएस तो समझ में आता है, जो भी पहले बताया वही लास्ट में है, और FL इज फ्री, लिब्र एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिब्र की जो स्पेलिंग है BRE की जगह VRE भी लिख सकते हो, और फ्री, लिब्र एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब समझते हैं ये कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। ये कॉम्बिनेशन है फ्री सॉफ्टवेयर का एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का।
अगर कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर साथ चारों फ्रीडम्स भी अवेलेबल है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की क्वालिटीज भी अवेलेबल है, तो हम उस सॉफ्टवेयर को कहेंगे फ्लॉस, फ्री लिब्र एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो क्या लिखा है? इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज बोथ फ्री सॉफ्टवेयर एज वेल एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, राइट, यहां तक क्लियर? लिख लो इसको। ध्यान देना दोस्तों, स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होता ही होता है जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या लिखना है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर आपने चारों फ्रीडम्स लिखनी है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर आपने सिर्फ ये बताना है सोर्स कोड अवेलेबल है, रीड मॉडिफाई कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और साथ के साथ अगर हमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसके लिए ऐसा जरूरी नहीं कि हमें पैसे देने हो, या फिर हो भी सकता है देने पड़े थोड़ा सा अमाउंट से। और नेक्स्ट टर्म जो हमने पढ़ी दैट इज फ्लॉस। फ्लॉस का मतलब एक वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर फ्री सॉफ्टवेयर की क्वालिटीज भी है, फीचर्स भी है, और साथ साथ में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फीचर्स भी हैं। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। अब नेक्स्ट टर्म है GNU। इसको भी मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है। जो चीज मैं कैपिटल में लिखूंगा उसके इसका मतलब फुल फॉर्म है। GNU की फुल फॉर्म क्या है, पहले हम फुल फॉर्म समझेंगे। फर्स्ट है G, सेकंड इज N, और उसके बाद लास्ट है U। G का मतलब है GNUs। ध्यान देना, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। GNU की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं तो G का पहला जो वर्ड है उसकी फुल फॉर्म ही GNUs है, तो दिस इज GNUs। N का मतलब नॉट और U का मतलब यूनिक्स, तो इट स्टैंड फॉर GNUs नॉट यूनिक्स। अब इसका मतलब समझते हैं क्या हुआ। ध्यान देना, GNUs क्या है? यूनिक्स जैसा नहीं है, लेकिन यूनिक्स के अंदर जो फीचर्स हैं उनके साथ में कंपैटिबिलिटी इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर है। तो समझते हैं इस GNUs के आगे हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या लिखना है। GNUs जो है इसको स्टार्ट किया था रिचर्ड एम स्टेलमैन। इसने स्टार्ट किया था रिचर्ड एम स्टेलमैन। उनका पर्पस ये था कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिसके अंदर जो कंपैटिबल हो यूनिक्स जैसा, लेकिन उसके जैसा दिखता ना हो। सो उसके बाद हम क्या लिखेंगे? विद एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट अ सिस्टम कंपैटिबल विद यूनिक्स बट नॉट आइडेंटिकल टू इट। उसके जैसा नहीं होना चाहिए बट उसके साथ कंपैटिबल हो, उसके साथ अगर हम यूज करना चाहे तो यूज कर सके। तो दिस इज कॉल्ड एज GNUs। इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपके कोर्स के अंदर नहीं है, सिर्फ आएगा तो 1 नंबर का या 2 नंबर का आएगा, इतना बहुत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लिख लो इसको। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर, दैट इज FSF। नेक्स्ट टर्म इज FSF। इसको भी मैंने कैपिटल में लिखा, तो इसका मतलब क्या है? इसकी भी फुल फॉर्म है। अब ध्यान देना, एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म्स भी आती है, तो आपको फुल फॉर्म सही से आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक्सपेंड करने को आएगा, मतलब फुल फॉर्म लिखने का आएगा, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी जाएगी। तो फुल फॉर्म आपको टिप्स पर होनी चाहिए, सही से याद होनी चाहिए। F का मतलब है फ्री, S का मतलब सॉफ्टवेयर, F का मतलब फाउंडेशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इट स्टैंड फॉर फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अब फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि सपोर्ट करती है फ्री सॉफ्टवेयर को। तो क्या लिखा हुआ है? इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स फ्री सॉफ्टवेयर। जो फ्री सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाएगा FSF। ध्यान देना, मैंने फ्री सॉफ्टवेयर की बात करी है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो FSF सिर्फ और सिर्फ प्रमोट करता है या सपोर्ट करता है फ्री सॉफ्टवेयर को। अब ये बनाया कि किसने? इट इज स्टार्टेड इन 1985 में बनाया बाय रिचर्ड एम स्टेलमैन। किसने बनाया? रिचर्ड एम स्टेलमैन। अब ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि फ्री सॉफ्टवेयर बनाते क्यों हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसे देके सॉफ्टवेयर नहीं खरीद सकते, तो उसके लिए क्या कर दिया? फ्री सॉफ्टवेयर बना दिया, जिससे कि हर कोई यूज कर सके। लेकिन साथ साथ में क्या हुआ कि काफी लोग सोचते हैं यार जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है हमें तो उसको ऐसे ही यूज करना है, उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते। तो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन क्या कहता है कि भाई फ्री सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे, अगर आपको लगता है कि उसके अंदर चेंजेस करने चाहिए जिससे कि पूरी कम्युनिटी को फायदा हो तो आप उसको चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, राइट, लिख लो इसको FSF की डेफिनेशन। अब ध्यान देना, जब मैंने आपको FSF एक्सप्लेन करा है तो उसमें मैंने फोकस करा था कि ये सिर्फ फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, मतलब एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री सॉफ्टवेयर को प्रमोट करती है या सपोर्ट करती है। नेक्स्ट इज OSI। अब हम पढ़ेंगे OSI क्या है। पहले तो फुल फॉर्म देखते हैं। O का मतलब ओपन, S का मतलब सोर्स, I का मतलब इनिशिएटिव। तो इट स्टैंड फॉर ओपन सोर्स इनिशिएटिव। अब इसका पर्पस क्या है? वर्ड खुद बता रहा है। जब हमने FSF करा था तो क्या था? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, वो सपोर्ट कर रहा था फ्री सॉफ्टवेयर को। अब ये OSI तो किसको सपोर्ट कर रहा है? फुल फॉर्म है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो इसका मतलब किसको सपोर्ट करेगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को।
इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो किसको सपोर्ट करती है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब ये किसने बनाया, ये बनाया था, दो बंदे थे, उन लोगों ने बनाया था, ब्रूस पेरेंस एंड एरिक रेमंड। किस ईयर में बनाया, दैट इज इट इज वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1998। तो समझते हैं इसके बारे में क्या लिखना है। इट इज स्टार्टेड इन 1998 बाय ब्रूस पेरेंस एंड एरिक रेमंड। दो बंदे थे, उन लोगों ने ये बनाया था। किस ईयर में बनाया था, 1998 के अंदर बनाया था। ध्यान देना, इससे पहले आपने पढ़ा था एफएसएफ। एफएसएफ बनाया था रिचर्ड एम स्टेलमैन ने 1985 में, और ओएसआई दो लोगों ने बनाया 1998 में। लिख लो इसको। अब नेक्स्ट टर्म इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या है, अब हम पढ़ेंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक वो सॉफ्टवेयर है जो फ्री भी नहीं है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी नहीं है। तो पहले लिखा है इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज नीदर ओपन नॉर फ्रीली अवेलेबल, ना ही फ्रीली अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ओपन सोर्स नहीं है या फ्री सॉफ्टवेयर नहीं, तो सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। सोर्स कोड नहीं होगा तो हम उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो इट्स यूज फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, यूज करना, फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड, उसके अंदर चेंजेस आप नहीं कर सकते। लेकिन आप चाहते हो कि आप चेंजेस करो, मॉडिफाई करो, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी उस कंपनी से जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। तो आगे लिखा और अलाउड बाय टेकिंग स्पेशल परमिशन। स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी किससे, सप्लायर से, वेंडर से। इसके अंदर सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता। कहने का मतलब ये हुआ, ये वो सॉफ्टवेयर जो कंपनी ने बनाया है जिसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हो तो आपको कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, राइट, लिख लो इसको। अब है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉल्ड एज फ्रीवेयर। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर और फ्रीवेयर के अंदर। फ्रीवेयर एक वो सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है, जो क्या है हमारा, फ्रीली अवेलेबल है। आप उसको कॉपी कर सकते हो, आप उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी को दे भी सकते हो, लेकिन आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। ऐसे इंटरनेट पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जांपल VLC प्लेयर हो गया। आप उसको यूज करना चाहते हो, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ साथ में आप उसको, अगर किसी फ्रेंड को चाहिए तो आप उसको भी दे सकते हो। लेकिन अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस की परमिशन आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पीछे की जो बैकग्राउंड कोडिंग है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, फ्री सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट, जो फ्रीली अवेलेबल है। इट अलाउस कॉपीज, कॉपी कर सकते हो, एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन, बट नॉट मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इन दिस सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल। ध्यान देना, फ्री सॉफ्टवेयर के अंदर सोर्स कोड अवेलेबल था, इसके अंदर सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो चेंज है वो किस चीज का चेंज है, इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट इज शेयरवेयर। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, शेयरवेयर क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे होंगे, तो आता ना उसके अंदर की कुछ टाइम के लिए फ्री है और उसके बाद आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल एंटीवायरसेस, काफी एंटीवायरस अवेलेबल है जो एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए अवेलेबल है, और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपको यूज करना तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो अवेलेबल है लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होगा तो आपको खरीदना पड़ेगा यूज करने के लिए। सो इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली फॉर द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कितने के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए। आफ्टर दैट पीरियड, उस पीरियड को खत्म होने के बाद वन हैज टू पे इन ऑर्डर टू यूज इट। अगर आपको यूज करना है तो इसका मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, लिख लो इसको, शेयरवेयर को। दोस्तों बहुत मजा आ रहा है, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है वाकई में आप लोगों को पढ़ाते हुए, और आप लोगों को भी बहुत मजा आ रहा है। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कितनी ज्यादा हेल्प काफी सारे बच्चों की ऑलरेडी हो चुकी है, और अब आप देख रहे हो आपकी भी होगी, और आपकी थ्रू और बच्चों की भी हेल्प होगी। तो मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करो, और वीडियो से फायदा हो रहा है तो थैंक यू जरूर लिखो। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो, अगर कोई भी फीडबैक देना चाहते हो दे सकते हो, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो मर्जी हो, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे और उसके ऊपर वर्क भी करेंगे अगर इंप्रूवमेंट्स के लिए आप बताओगे। मगर जैसा पहले भी बताया, थैंक यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ये दो वर्ड्स है जो थैंक यू आप लिखोगे और जो शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ,
इस दो एक्टिविटी से यानी थैंक यू से और साथ में शेयर करने से आपका रिजल्ट और डबल अच्छा हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे ऐसा कैसे? आप शेयर करके देख लो, आप थैंक यू करके देख लो, फिर बोर्ड का एग्जाम देकर आना, फिर पता चलेगा आपको कि सही में आपका एग्जाम अच्छा हुआ या नहीं हुआ। सिर्फ ये दो एक्टिविटीज आपकी हेल्प करेगी। ऑब्वियसली पढ़ना तो है ही, लेकिन ये दो एक्टिविटीज और आपका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करेगी और आपके एग्जाम को अच्छा करने में हेल्प करेगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, सारे लॉजिक्स में डिटेल में नहीं जा सकता, मगर ये कंफर्म्ड है अगर आपको किसी से हेल्प मिल रही है तो उसको अप्रिशिएट करो। जब अप्रिशिएट करोगे तो इन रिटर्न जब आप किसी की हेल्प करोगे आपको भी अप्रिसिएशन जरूर मिलेगा। और ये दो वर्ड्स तो ऐसे वर्ड्स हैं जिसके लिए ना तो हमें कुछ खर्च करना है और दिल से बोलना है। बोलना दिल से है अगर बोलना चाहते हो तो, बाकी आपकी मर्जी। चलो आगे कंटिन्यू करेंगे। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज ARPANET। दैट इज ARPANET। जैसे अभी मैंने आपको बताया वेबसाइट का क्या होता है, डोमेन नेम होता है और यूआरएल होता है। अब ये वेबसाइट किसके ऊपर चलती है? इंटरनेट के ऊपर चलती है। तो इंटरनेट से पहले क्या आया था? इंटरनेट से पहले आया था ARPANET। इंटरनेट से पहले क्या आया था हमारा? ARPANET। ध्यान देना ये ARPANET मैंने कैपिटल में लिखा हो तो इसका मतलब इसकी कोई फुल फॉर्म है। तो पहले हम फुल फॉर्म समझते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में समझते हैं कि ये ARPANET है क्या। ARPANET की फुल फॉर्म इज, ए का मतलब एडवांस्ड, आर इज रिसर्च, पी इज प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये है क्या? ARPANET है क्या? जैसे ही जब इंटरनेट का कंसेप्ट आया था तो उससे पहले यूएस के अंदर एक कंसेप्ट था दैट इज ARPANET। तो यूएस वाले क्या चाहते थे? यूएस के अंदर जो यूनिवर्सिटीज थी या डिफेंस था, उन्होंने क्या करा, अपने आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करा। तो पहले जो सिस्टम्स कनेक्ट करे गए थे इंटरनेट से पहले यूएस के अंदर आर्मीज ने कनेक्ट करे थे, मतलब डिफेंस ने कनेक्ट करे थे और वहां की यूनिवर्सिटीज ने आपस में कनेक्ट करे। तो वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। तब उनको समझ में आया कि जैसे कि कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं वैसे पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंसेप्ट निकल कर आया था इंटरनेट का। तो ARPANET जो कंसेप्ट है किसके लिए था? कनेक्ट करने थे कंप्यूटर्स को, कहां पर? यूएस की यूनिवर्सिटीज के अंदर और साथ साथ में डिफेंस के अंदर। सो इट्स पर्पस वाज टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड यूएस डिफेंस के अंदर। ठीक है, लिख लो इसको। एग्जाम में पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही आएगा कि फुल फॉर्म क्या होती है। 99% तो यही आता है, फुल फॉर्म क्या आता है। मैक्सिमम अगर आगे की एक्सप्लेन करो ARPANET तो 1 मार्क्स का आएगा, उसके लिए इतना जो हमने लिखा है बहुत है। ठीक है, लिख लो इसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म के ऊपर। नेक्स्ट टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है जो इंटरनेट पे यूज होती है। नेक्स्ट टर्म इज प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होता है इसको हम समझते हैं। प्रोटोकॉल्स को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि अगर आपको पता है कि गाड़ी चलाते तो उसका रिवर्स गियर कहां पर होता है? 99% गाड़ियों में रिवर्स गियर बैक साइड पे होता है, पीछे की तरफ होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है या लग्जरियस गाड़ी ऐसी है जिनके अंदर जो रिवर्स गियर होता है, लीवर उठा के आपको आगे करना होता है। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि अगर आप किसी को गाड़ी दोगे जो नॉर्मल गाड़ी चलाता है, उसको कहोगे भाई रिवर्स करना है, तो वो 99% पीछे की तरफ करेगा अगर उसको नहीं पता, क्योंकि एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा है कि भाई रिवर्स बैक साइड पे ही होता है। लेकिन जो लग्जरियस गाड़ियां होती है उनका प्रोटोकॉल चेंज कर दिया, वो कहते हैं भाई हम तो आगे की तरफ करेंगे। तो सिंपल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, अगर एक रूल फॉलो हो रहा है जो पुराना यूज आता आ रहा है, तो आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही नई गाड़ी आएगी जिसके अंदर रिवर्स जो है आगे की साइड है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए क्या हुआ कि इंटरनेट के ऊपर प्रोटोकॉल्स बना दिए। हर बंदा सेम कंप्यूटर तो यूज करेगा नहीं, अलग अलग कंप्यूटर्स यूज करेगा। तो इंटरनेट पे प्रोटोकॉल्स बना दिए, मतलब रूल्स बना दिया जो फॉलो होगा इंटरनेट पे। कब? जब आप डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भेज रहे हो। तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स जो फॉलो किया जाता है किसके लिए? ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर पे। तो समझते हैं डेफिनेशन। It refers to the set of rules that needs to be followed for the transmission of data from one computer to another. इसका मतलब क्या? वो रूल्स होंगे जो फॉलो किए जाएंगे। कब फॉलो किए जाएंगे? जब आपको डेटा भेजना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर। इन अदर वर्ड्स, सिंपल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड टू सेंड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। डेटा भेजना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। बस ऊपर वाले में नीचे वाले में फर्क है, वहां पे मैंने ट्रांसमिशन वर्ड यूज कर लिया, टेक्निकल वर्ड यूज कर लिया, और यहां पर सिंपल सेंड करना डेटा को एक से दूसरे पे। आप कुछ भी लिख सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल्स। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले इसको लिख लो।
अब आते हैं हम फर्स्ट प्रोटोकॉल पे, दैट इज कॉल्ड एज एचटीटीपी। ध्यान देना, जितने भी हम प्रोटोकॉल से पढ़ेंगे उन सबकी फुल फॉर्म्स है, ठीक है, राइट। तो पहले मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे उसकी फुल फॉर्म क्या है। एचटीटीपी का मतलब है, एच मतलब हाइपर, टी इज टेक्स्ट, टी इज ट्रांसफर, पी इज प्रोटोकॉल। तो एचटीटीपी इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, इट स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे आपने कोई मैसेज भेजना है या आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो, तो वहां पे जो मैसेज लिखा हुआ है वो कैसे फॉर्मेट, मतलब किस फॉर्मेट पे वो दिखेगा और वो कैसे ट्रांसमिट होगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। फॉर एग्जांपल, आपने क्या करा, एक वेबसाइट ओपन करी, अब उस वेबसाइट के अंदर कोई पर्टिकुलर एक फॉन्ट यूज हुआ है और वो आपके सिस्टम पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम्स न्यू रोमन यूज करा हुआ है वेबसाइट में जब बनाई गई है, और वो बनाई गई है विंडोज के ऊपर, और लेकिन आप जो ओपन कर रहे हो, आप ओपन कर रहे हो मैक के ऊपर, और वहां पर टाइम्स न्यू रोमन नहीं है, तो क्या वो अलग से दिखेगा? नहीं, वो वैसे दिखेगा। ये काम करने का किसका है? दैट इज एचटीटीपी का। तो व्हाट, क्या हम इसको डिफाइन करेंगे? इट डिफाइंस हाउ मैसेज आर ट्रांसमिटेड एंड फॉर्मेटेड। मैसेज कैसे फॉर्मेट होगा और कैसे ट्रांसमिट होगा। इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, कुछ भी आप लिखते हो इंटरनेट के ऊपर, तो क्या एक्शन वो लेगा? कौन लेगा? सर्वर लेगा, जो आपने कमांड दी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा www फेसबुक लिखना था, फेसबुक की लिख दिया और वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो क्या वो फेसबुक ओपन कर देगा? नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये कि क्या एक्शन परफॉर्म्ड होगा जब आप कोई कमांड्स लिखोगे, वो भी किसका काम है? एचटीटीपी का काम है। एंड नेक्स्ट इज व्हाट एक्शंस वेब सर्वर एंड ब्राउजर, वेब सर्वर या फिर ब्राउजर शुड टेक इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड्स। जो आप कमांड्स दोगे उसके रिस्पॉन्स में क्या एक्शन वेब सर्वर लेगा, वेब सर्वर लेगा या फिर ब्राउजर लेगा, ठीक है, राइट। इसको लिख लो आप। अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज एफटीपी। एफटीपी की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जैसे मैंने बताया, रूल्स, फाइल ट्रांसफर मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे अगर आपको फाइल को ट्रांसफर करना है तो बैकग्राउंड में एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एफटीपी। सो फुल फॉर्म इज, इट रेफर्स टू फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या करता है? रूल्स डिफाइन करेगा फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। सो इट रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे फाइल को ट्रांसफर करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल होगा? दैट इज कॉल्ड एज एफटीपी। अच्छा, अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं एचटीटीपी और एफटीपी में क्या होता है। ध्यान देना, फाइल भेज रहे हैं हम, फाइल। तो जब आप फाइल भेजोगे, फाइल कोई भी हो सकती है, पीडीएफ हो सकती है, डॉक या फिर वर्ड की हो सकती है, एक्सेल की होती है, एक्सेल की हो सकती है, तो दैट इज कॉल्ड एज वहां पे यूज होगा एफटीपी। लेकिन जैसे आप इंटरनेट को ऑन करते हो या वेबसाइट पे आप कुछ गूगल पे कुछ टाइप करते हो, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, तो वहां पर कैसा डेटा दिखेगा, वो काम होता है एचटीटीपी का। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, एचटीटीपी का काम होता है कैसा डेटा दिखेगा। वेबसाइट आपने ओपन करी तो उस पर डेटा कैसे दिख रहा है, किस फॉन्ट में दिख रहा है, वो काम होता है एचटीटीपी का। और एफटीपी का काम होता है फाइल को ट्रांसफर करना। फाइल इमेज भी हो सकती है या फिर वर्ड की भी हो सकती है, पीडीएफ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है, राइट। लिख लो इसको। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझते हैं। एक ये क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू अपलोड द फाइल। अपलोड करना या फिर डाउनलोड करना, कहां से? रिमोट सर्वर से, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है अगर हमें कोई फाइल को अपलोड करना है या डाउनलोड करना है रिमोट सर्वर पे। तो आंसर इज एफटीपी, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसको एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे आपको अपने यूट्यूब के ऊपर वीडियो अपलोड करने हैं, वीडियो अपलोड करोगे तो वहां पर एक प्रोटोकॉल यूज होगा एफटीपी। और अगर आप उस वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो या कोई भी वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हो तो दैट इज कॉल्ड एज एफटीपी। तो वहां पर बैकग्राउंड में एक प्रोटोकॉल काम कर रहा है, दैट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड एज एफटीपी। लिख लो इसको। तो दोस्तों, जैसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा वो मैं साथ साथ कवर करता हुआ चल रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज टीसीपी/आईपी। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। स्टूडेंट सोचता है या तो टीसीपी है या आईपी है, नहीं, ये एक साथ ही यूज किया जाता है, पूरा एक ही नाम है, टीसीपी/आईपी। तो पहले हम समझते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, फिर स्लैश लिख दिया, और उसके बाद आईपी इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो व्हाट इज टीसीपी/आईपी? इट स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजना है, तो भेजने का काम किसका है?
वो इसके अंदर डिफाइन है। ध्यान देना, दिखना कैसे है डेटा वो काम है HTTP का, लेकिन भेजना कैसे है वो काम है TCP/IP का। तो समझते हैं इसको TCP/IP को। TCP/IP क्या है? सबसे पहले तो हम कहेंगे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। TCP/IP क्या है हमारा? इट इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन किसके बीच में? कंप्यूटर्स के बीच में। दैट इट इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के बीच में कहां पर? इंटरनेट के ऊपर। नेक्स्ट, अब TCP क्या करता है और IP क्या करता है? दोनों का अलग अलग काम है। जैसे मेरे को कोई डेटा भेजना है, सपोज मुझे आपको ईमेल भेजनी है, तो क्या करूंगा? कोई मैं मेल टाइप करूंगा और जो मैं मेल टाइप करूंगा वो आपके पास मेरे को सेंड करनी है। तो मैं कैसे भेजूंगा? हमने तो सेंड के बटन पे क्लिक कर दिया, लेकिन वो मेल जो है जाएगी कैसे? वायर के थ्रू जाएगी। तो वायर के ऊपर डेटा नहीं जा सकता। वायर जो लेता है पैकेट्स की फॉर्म में लेता है। ध्यान देना, कैसे जाएगा? वायर के थ्रू जाएगा, लेकिन वायर पूरा डेटा, पूरा मैसेज नहीं लेता। तो वो क्या करता है? जो भी मैसेज आपने लिखा है उसको वो पैकेट्स में डिवाइड करेगा, पैकेट्स में ब्रेक करेगा और फिर वायर के थ्रू भेजेगा। तो वो काम किसका है? TCP का काम है। तो TCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? TCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी मैसेज है उसको ब्रेक करना डेटा पैकेट्स की फॉर्म में। सो TCP की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो भी डेटा भेजा उसको वो उसको क्या करेगा? ब्रेक करेगा। किस फॉर्म में ब्रेक करेगा? पैकेट्स की फॉर्म में, या फिर हम उसको IP पैकेट्स भी कहते हैं। मैंने आपको मेल करा, मैंने तो यहां पे सेंड पे क्लिक कर दिया, तो जो मेरी मेल जा रही है वो वायर के थ्रू जा रही है, तो उसके अंदर प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, दैट इज TCP। TCP क्या कर रहा है? जो भी मैंने मैसेज लिखा हुआ है उसको पैकेट्स की फॉर्म में ब्रेक करेगा और फिर वायर के थ्रू लेके जाएगा। लेकिन जैसे ही आपके पास आएगा तो पैकेट्स की फॉर्म में आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्या होगा? TCP आपके सिस्टम पे भी काम कर रहा है। वो क्या करेगा? जो पैकेट्स आया उसको रीअसेंबल करेगा। असेंबल करेगा किस फॉर्म में? मैसेज की फॉर्म में, जिससे कि आपको समझ में आए। सिंपल लेमन टर्म में है। मेरे को कोई भी चीज आपको भेजनी है तो मैं आपको डायरेक्ट नहीं भेज सकता। किसके थ्रू भेजूंगा? TCP एक बंदा है उसके थ्रू मैं भेजूंगा। वो क्या करेगा? डायरेक्ट नहीं लेके जाएगा। वो क्या करेगा? जो भी मैंने मैसेज भेजा है उसको ब्रेक कर देगा पैकेट्स की फॉर्म में और उसके बाद आपके पास पहुंचाएगा, और आपके पास जैसी आएगी तो वो वापस उसको मैसेज की फॉर्म में दिखा देगा। ये काम है TCP का। और IP का काम क्या है? IP का काम है लेकर जाना करेक्ट डेस्टिनेशन पे। मैंने आपका ईमेल आईडी लिखा तो आपकी करेक्ट डेस्टिनेशन आपका ईमेल आईडी है, ये नहीं कि वो किसी और को पकड़ा देगा। तो समझते हैं TCP को आप कैसे लिखोगे एग्जाम के अंदर, और फिर समझेंगे IP को कैसे लिखोगे। तो TCP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द मैसेज, ब्रेक करना मैसेज को इनटू IP पैकेट्स, और उसके बाद बिफोर दे आर सेंट, भेजने से पहले, ठीक है, भेजने से पहले क्या करेगा? मैसेज को डिवाइड करेगा पैकेट्स की फॉर्म में, ब्रेक कर देगा, और उसके बाद जहां पर वो पहुंचेगा एंड फिर क्या करेगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग द पैकेट्स बिफोर दे अराइव, आपके पास पहुंचने से पहले उसको असेंबल कर लेगा। ये काम है TCP का। अब आते हैं IP के ऊपर। IP का काम है सेंड करना। IP क्या होगा? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग द पैकेट्स टू द करेक्ट डेस्टिनेशन, करेक्ट डेस्टिनेशन के पास भेजने का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन। एग्जाम में यही आएगा, एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? दैट इज TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। लिख लो इसको। नेक्स्ट इज SMTP। SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मैं आपको कोई मेल भेज रहा हूं, कोई मैंने मेल टाइप करी और आपको सेंड करी, तो वहां पर एक प्रोटोकॉल यूज होगा, दैट इज SMTP। तो इट इज द प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग द ईमेल। ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आएगा विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल? आंसर इज SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज POP3। POP3 क्या होता है? POP, P इज पोस्ट, O इज ऑफिस, P इज प्रोटोकॉल, 3 एक इसका वर्जन है, तो इट स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ये क्या करता है? अगर मेल भेजनी है तो यूज होता है SMTP, और अगर मेल रिसीव करनी है तो वहां पे यूज होगा POP3। कहने का मतलब ये, मैंने आपको मेल भेजी तो मेरे यहां पे सिस्टम पे यूज हो रहा है SMTP, आपने रिसीव करा, आपके सिस्टम पे यूज हो रहा है POP3 प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इट इज द प्रोटोकॉल यूज फॉर रिसीविंग द ईमेल। ईमेल को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज POP3। तो इसका एग्जांपल कैसे, क्वेश्चन कैसे आएगा? विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर रिसीविंग ईमेल? आंसर इज POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ठीक है, राइट, लिख लो इसको।
दोस्तों इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं और उसमें आपको प्रोटोकॉल लिखना होता है, तो उसके लिए अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं आपको उसकी पीडीएफ भेज दूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और साथ साथ में उसके आंसर्स। ठीक है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि अगर आपको नोट्स चाहिए, प्रॉपर पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आपको कैसे मिलेंगे, वो सब चीजें डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन को देख लेना, आप लिख लो इसको। अब नेक्स्ट टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है टेलनेट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है टेलनेट। टेलनेट क्या होता है, सब एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपका एक घर है यूएस के अंदर, बहुत खुश हो गए होगे, यूएस के अंदर घर है, और एक घर है इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर है। अब वहां पर आपके पास सिस्टम है और यहां पर आपके सिस्टम है। आपको जो यूएस के अंदर सिस्टम पड़ा हुआ है उसके अंदर से कोई फाइल्स चाहिए, और वहां पर सिर्फ कौन है, कोई भी नहीं रह रहा है वहां पे, सिर्फ आपका एक छोटू रह रहा है, आपने एक सर्वेंट रखा वो रह रहा है, और उसको कुछ आता नहीं है, कुछ भेजना भूजना कुछ नहीं आता। तो आपको वो फाइल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर जाना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, सिंपल यहां से फोन करोगे अपने छोटू को, भाई सिर्फ कंप्यूटर को ऑन कर दे, लैपटॉप को ऑन कर दे और इंटरनेट से कनेक्ट कर दे, बाकी मैं देख लूंगा। और यहां पर बैठे बैठे आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। है ना इंटरेस्टिंग, मतलब आप एक बहुत दूर जगह पे बैठे हो और कहीं और आपका सिस्टम पड़ा है, फिर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। वो किसकी हेल्प से होता है, दैट इज कॉल्ड एज टेलनेट। किसकी हेल्प से होगा, टेलनेट की हेल्प से होगा। और बहुत लोगों ने सुना भी होगा, एक सॉफ्टवेयर होता है टीम व्यूअर, अगर नहीं सुना तो सुन लो। एक सॉफ्टवेयर होता है टीम व्यूअर, उसमें क्या करोगे आप, वो सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लोगे और जिस सिस्टम को एक्सेस करना है वहां पे इंस्टॉल कर लोगे, और वहां पर उस सिस्टम पे आप नहीं हो, और क्या काम करोगे आप, इंटरनेट के थ्रू उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो जहां पर आप अवेलेबल नहीं हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंडिया में बैठे बैठे आप अपने यूएस के सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। वो किसकी हेल्प से पॉसिबल है, टेलनेट की हेल्प से पॉसिबल है। सो व्हाट इज टेलनेट, क्या है, इट इज अ प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल है दैट अलाउज यू टू कनेक्ट टू रिमोट कंप्यूटर, जो अलाउ करेगा आप रिमोट कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाओ। रिमोट मतलब जो बहुत दूर है, किसकी हेल्प से, ओवर टीसीपी आईपी सच एज इंटरनेट, मतलब इंटरनेट की, बेसिकली इंटरनेट की हेल्प से आप उसको कनेक्ट कर लोगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। उस सॉफ्टवेयर को हम टेलनेट क्लाइंट कहते हैं, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज टेलनेट क्लाइंट, एक रिक्वायर्ड होगा। या फिर आप टीम व्यूअर के थ्रू भी आप कर सकते हो। आजकल टीम व्यूअर बहुत ज्यादा चलता है। टीम व्यूअर में क्या होता है, एक बंदा कहीं और बैठा है, आप कहीं और बैठे हो, आप यहीं पे बैठे बैठे उस वाले सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड एज टेलनेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपका होमवर्क ये है कि अगर आपको नहीं पता टीम व्यूअर के बारे में तो 2 4 5 10 मिनट लगाना, इंटरनेट पे देखना टीम व्यूअर क्या होता है, कैसे एक्सेस होता है। ठीक है, लिख लो इसको। दोस्तों आगे चलने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। जैसे कि आपको ये बार बार लिखना पड़ रहा है, आप चाहते हो कि आपको लिखना नहीं पड़े, तो आप हमारी पीडीएफ फाइल्स ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है कैसे आपको इस पीडीएफ फाइल मिल सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा नॉमिनल सा अमाउंट है, वो भी सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, बहुत ज्यादा उसके चार्जेस नहीं है। तो आप डिस्क्रिप्शन को देख लेना। अगर आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन पे बीच बीच में फ्लैश होता ही है, आप उस पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और उसके थ्रू आपको नोट्स मिल सकते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज वीओआईपी। वीओआईपी क्या है, इसकी फुल फॉर्म है वी मतलब वॉइस, ओ इज ओवर, आई इज इंटरनेट, पी इज प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका मतलब वॉइस भेजना किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। अब जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप पे क्या होता है, व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने वॉइस मैसेज भेज सकते हो या फिर वीडियो कॉलिंग, आजकल तो आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। तो उसके अंदर एक प्रोटोकॉल यूजर है दैट इज कॉल्ड एज वीओआईपी, दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो उसकी डेफिनेशन है, इट इज यूज्ड टू मेक वॉइस कॉल्स ओवर द इंटरनेट। क्या करेगा, वॉइस कॉल्स कर सकते हो आप किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो इसका क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा, फुल फॉर्म ऑफ वीओआईपी एंड व्हाट इज वीओआईपी। तो ये 2 लाइंस जो है यही बहुत है, बस इतना ही लिखना है आपने। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। एग्जाम के हिसाब से तो 2 लाइंस बहुत है, बट मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे वर्क करता है। जैसे वर्ड कह रहा है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका मतलब क्या हुआ, आपने वॉइस भेजी, आप तो वॉइस बोलोगे आप, लेकिन सामने वाले को भी सुनने को मिलेगा। बट ऐसा कैसे होता है, तो जो भी आप वॉइस में बोलोगे, मतलब जो भी आप बोलोगे, इंटरनेट क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा पैकेट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, पैकेट्स की फॉर्म में। और उसके बाद जिसको रिसीव हो रहा है उस वाले के ऊपर भी वीओआईपी यूज हो रहा होगा। वो क्या करेगा, जो भी कन्वर्ट करा है पैकेट्स की फॉर्म में, उसको वापस किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, वॉइस की फॉर्म में। तो इसके बारे में अगर लिखना है और आगे तो आप लिख सकते हो, इट कंप्रेसेस द वॉइस।
क्या करेगा, कंप्रेस करेगा जो वॉइस भेजी इनटू डेटा पैकेट्स में करेगा, दैट कैन बी वेरी इजिली ट्रांसमिटेड, जिससे कि वो इजिली ट्रांसमिट हो जाएगा ओवर द डेटा नेटवर्क, मतलब डेटा नेटवर्क के थ्रू। और उसके बाद वापस जहां पे पहुंचेगा वहां पर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा किसको, डेटा पैकेट्स को वॉइस की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एट द अदर एंड, दूसरी साइड पे। ठीक है, ये है डेफिनेशन वीओआईपी की। 99% तो एग्जाम के अंदर फुल फॉर्म ही आती है, या फिर आएगा विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर वॉइस कॉलिंग ओवर द इंटरनेट, तो आंसर इज वीओआईपी। अगर फिर भी आप लिखना चाहते हो तो आप लिख लो इसके बारे में। दोस्तों अमेजिंग, पूरी वीडियो बहुत अमेजिंग रही, काफी इंटरेस्टिंग रही, बच्चों को बहुत मजा आया पढ़ते हुए, और काफी बच्चे ने तो ऐसे बोला कि सर पता ही नहीं कि टाइम कैसे बीत गया, हर चीज सही से समझ में आ रही। तो क्या हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? मार्क्स तो अच्छे आएंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया 60 to 70% या 70 to 80% मार्क्स आपके फ्री वीडियो से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका मार्क्स और अच्छे आए, 70 to 80% से भी ऊपर आए, तो उसके लिए प्रीमियम कोर्स एनरोल कर लेना। अगर नहीं भी करना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स जरूर परचेज कर लेना। तो हम मिलेंगे कब? बोर्ड के एग्जाम के बाद, जब आप हमें 2 वर्ड्स लिखोगे, थैंक यू और शेयर करना मत भूलना। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।